पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे ही युवा से जो चेतना की राह पे हैं। उनका नाम है जय कबीर और जब उनसे बात हुई मेरी तो पता चला कि भारत का युवा आज भी उन्हीं आइडियोलॉजी और उन्हीं फिलॉसफी पे चल रहा है जिस पे हमारे साधु संतों ने यात्रा की। 3 चीज़ें होती हैं हर मनुष्य में। एक होता है उसके जीवन में थोड़ी सफ़रिंग होती है, पेन। अब पेन के बियॉन्ड होता है उसकी पॉसिबिलिटीज़, उसका पोटेंशियल। तो जंग यही होती है हर मनुष्य की। आप एक जर्नी पे हैं तो वो जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? ये चेतना की जो बीज है वो आई कहाँ से आपके अंदर? या यात्रा यही होती है कहीं न कहीं अंदर भीतर उसकी चेतना में यही होता है कि मैं अपने पेन को ट्रांसेंड कर पाऊँ। तो योगानंद जी का जो यंग वर्ज़न था मुकुंदा, तो मुझे उसका रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बड़ा ही आनंद आया और तो ऐसा लगा कि वो स्वयं ही प्रकट हो गए। अभी क्या हो रहा है, ये जो एजुकेशन ये इन्फॉर्मेशन डाल रही है, जैसे टंकी में पानी भर दो और भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, वो ब्लास्ट हो जा रही है, वो किसी काम नहीं आ रही। उसका सोर्स है कहीं। उसका ये इनफाइनाइट सोर्स, ये पूरा अस्तित्व ही उसका सोर्स है, लेकिन वहां तक बात जा ही नहीं रही, वहां तक विचार ही नहीं जा रहा, चेतना तो दूर की बात, वहां तक थॉट ही नहीं जा रहा। राइट। और उसके सारे सिस्टम्स बनाए गए, उसके लिए गुरुकुल बनाए गए। ट्रूथ जैसा है वैसा देख नहीं पा रहे हो, आप जैसे हो अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, आपकी क्षमता पूरी तरीके से जा नहीं रही है। जो 24 घंटे आपको परमात्मा ने दिए हैं उसका उसका पूर्ण इस्तेमाल आप कर ही नहीं पा रहे। बॉस ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, अब आप कुछ बोल तो सकते नहीं, लेकिन जब डांटा तो आपके दिमाग। ब्रेन में वो साउंड गया, सबकॉन्शियस अब बेटा गया। वो साउंड गया, आपके बॉडी ने केमिकल रिएक्शंस किए। बड़े महाराज हैं, बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं भारत के। और मैं सबसे पूछता हूँ क्योंकि मेरा मन है कि मैं अगर आपसे मिलता हूँ और आपके अंदर अगर कोई ऊर्जा है और आपने इनलाइटमेंट महसूस की है ना कि आपने शायद हासिल ना किया हो बट उस चेतना को थोड़ा अपने नहीं, वो आपको कैसे पता? डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन, इनकी विस्कॉन्सिन मेडिसिन में लेबोरेटरी है जहाँ पे वो ब्रेन पे रिसर्च करते हैं, लोगों दुखी लोगों के, डिप्रेस लोगों के ब्रेन पे जो एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के थ्रू गुजरते हैं, देखने के लिए कि क्या प्रोसेस हो रहा है इनके दिमाग में, क्या ब्रेन वेव्स क्रिएट हो रही हैं और इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। बट जब बच्चा मॉनेस्ट्री में हो और इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हो, ध्यान में हो, घर छोड़ रखो, तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं इससे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अपने पेरेंट्स को लेके? गामा वेव्स एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन में तब सिक्रीट होती है या प्रोड्यूस होती है जब वो बहुत हाई स्टेट्स ऑफ हैप्पीनेस या जॉय या सेक्सुअल ऑर्गेजम या इस तरीके के प्लेजर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हो। और एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में ये कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट तक रहती है, बट इन मॉन्क्स के ब्रेन में ये कंसिस्टेंट, वो डिस्ट्रैक्शंस में जा रहे हैं, वो मीडियोक्रिटी में जा रहे हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हैं। ये बैरियर्स बन गए बाहर। इसके कारण हमने देखे और भी बहुत सारे कारण। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगर ये अनुभव है तो आदमी मेहनत करे, अगर कोई अनुभव भी नहीं हो रहा है तो हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों फाइट करूँ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। बैरल टॉक्स में आपका स्वागत है। विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं को नींद से जागना बहुत ज़रूरी है और नींद से जागना मतलब कभी सुबह जागना नहीं होता, उनकी अपनी चेतना को जगाना होता है। पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे ही युवा से जो चेतना की राह पे हैं। उनका नाम है जय कबीर और जब उनसे बात हुई मेरी तो पता चला कि भारत का युवा आज भी उन्हीं आइडियोलॉजी और उन्हीं फिलॉसफी पे चल रहा है जिस पे हमारे साधु संतों ने यात्रा की थी। भारत की चेतना को जगाने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए जय कबीर काफ़ी कुछ करते हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो राह है वो कितनी आसान है या मुश्किल है और उन्होंने इस राह में क्या पाया है। स्वागत है जय जी। So thank you very much for this warm and wonderful introduction. And it's my honor to be here, to be having this wonderful opportunity to share my journey and words, value, wisdom, and some tools of transformation which can help people to overcome their challenges, tap into their true potential, their genius, and raise their consciousness. And it's always a pleasure for me. So वेरी गुड। let's start. लेट्स स्टार्ट। देखिए, लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपना ऑब्जर्वेशन आपके लिए बोलूँ, क्योंकि आप तो नो डाउट काफ़ी ज्ञान के मार्ग पे हुए हैं। आपको देख के मुझे परमहंस योगीनंद की याद आ गई कि भाई उनकी उनकी बुक भी मैंने पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और आपका चेहरा, आपका फीचर, उससे मुझे तो सेम फर्स्ट लुक में लगा कि वही योगी यहाँ पे प्रकट हो गए। बट मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा रहेगा सेशन। खैर,
मुझे एक चीज़ बताइए, पहले तो थोड़ा अपने बारे में बता दें कि आपकी ये जो यात्रा है, और जैसे आपने पहले भी बोला था कि जब हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि कोई कॉन्शसनेस की एक जर्नी होती है, देयर इज़ नॉट कोई अपनी डेस्टिनी नहीं पाई है। आप एक जर्नी पे हैं, तो वो जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? ये चेतना की जो बीज है, वो आई कहाँ से आपके अंदर? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी शख्सियत परमहंस योगानंद से तुलना करी, यही कृतज्ञ हूँ मैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया, अभी कुछ दिन पहले ही जन्माष्टमी का समय था, तो हमारे घर के पास ही एक योगानंद जी का आश्रम है, आनंद संघ करके। तो वहाँ पे उन्होंने एक प्ले किया था, तो योगानंद जी का जो यंग वर्ज़न था मुकुंदा, तो मुझे उसका रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बड़ा ही आनंद आया, और जब 12 बजे और जब हम ध्यान में गए साथ में, तो ऐसा लगा कि वो स्वयं ही प्रकट हो गए। तो बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होता है जब आप ऐसे मास्टर की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हो, क्योंकि दे आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि वो शरीर छूटा है, लेकिन जब शरीर छूटा तो वो कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल हो गई। और अगर आप अपने आप को अट्यून कर सकते हो उस फ्रीक्वेंसी से, तो ऐसी चीज़ें आप अनुभव कर पाओगे, जान पाओगे, जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप जान सकते हो। जो आप कभी जान ही नहीं सकते कि आप जान सकते हो। वो भी, इफ यू आर एन एम्प्टी वेसल, यू कैन एक्सपीरियंस इट एंड यू कैन शेयर इट, यू कैन एक्सप्रेस इट। तो आपकी जर्नी तो 2 लाइन में। मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई, बचपन से ही शुरू हुई वैसे तो। 3 चीज़ें होती हैं हर मनुष्य में। एक होता है उसके जीवन में थोड़ी सफरिंग होती है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा सफरिंग हो, बट सफरिंग होती है, राइट? पेन बेसिकली। हुँ। अब पेन के बियॉन्ड होता है उसकी पॉसिबिलिटीज़, उसका पोटेंशियल। तो जंग यही होती है हर मनुष्य की, कि उस पे या यात्रा यही होती है, कहीं न कहीं अंदर भीतर उसकी चेतना में यही होता है कि मैं अपने पेन को ट्रांसेंड कर पाऊँ। हुँ। अब मेरे जो पास्ट के चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से शायद मेरा प्रेज़ेंट वैसा नहीं है, जैसा हो सकता है। हो सकता है मतलब मैं अपने फुल पोटेंशियल पे, अपनी पूरी सक्षमता और क्षमता पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कुछ, क्योंकि कुछ बैरियर्स हैं। कई बार वो बैरियर्स अननोन होते हैं, हुँ। लेकिन जब आपकी चेतना बढ़ती है, तो वो बैरियर्स आपकी अवेयरनेस में आने लगते हैं। आपकी चेतना में आने लगते हैं, और अब आपकी यात्रा हो जाती है कि मुझे ये बैरियर्स डिसअपियर करने, डिसॉल्व करने, ताकि मैं लिबरेट होता रहूँ। और जितना ज़्यादा मैं उस पास्ट के बैगेज से लिबरेट होऊँगा, उतना ज़्यादा मैं इस मोमेंट को पूरी तरीके से महसूस कर पाऊँगा, एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, अनुभव कर पाऊँगा और जी पाऊँ। और इस तरीके से मैं अपने हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ पे पहुँच पाऊँगा, और उसमें से अगर उसमें पावर होगी, उसमें प्रोफाउंडनेस होगी, उसमें वैल्यू होगी, तो मैं उसे शेयर कर पाऊँ। ये तो हर किसी की ये मैं यही बता रहा हूँ, मेरी यात्रा शुरू कहाँ से हुई। हाँ। तो मेरी शुरू ऐसे हुई कि जो मेरा बचपन था, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गया था। हाँ। तो बाय द एज ऑफ 14 हाँ। आई सॉ अ लॉट ऑफ बुलिंग। मतलब लिटरली एवरी सिंगल डे आई वाज़ बीइंग बीटन, बैश्ड, बुलीड, बैटर्ड फॉर वेरियस रीज़न्स। तो एक रीज़न ये था कि 12वीं क्लास तक, शायद आपको अभी यकीन करना मुश्किल हो, 12वीं क्लास तक मेरी हाइट सिर्फ 5 फुट। तो 12th क्लास। अभी तो मैं 5'10" से थोड़ा ज़्यादा हूँ। वो एक कारण था बुलिंग का। तो रोज़ ये होता था कि नाटे, बौने, बंटे, ये सारे वर्ड सुनते-सुनते मैं बड़ा हूँ। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 0 टू 8 की एज में, मतलब आप पैदा होते हो और 8 साल की उम्र तक क्या होता है कि आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। आपके एनवायरनमेंट के बेसिस पे, उस एनवायरनमेंट से आपके दिमाग ने अपने बारे में क्या आइडेंटिटी बनाई, क्या पहचान बनाई, खुद के बारे में क्या ये बिलीव्स बनाए, खुद के बारे में सेल्फ इमेज क्या बनाई। हाँ। उस हिसाब से फिर आप ज़िंदगी भर ऑपरेट करते हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। तो जो प्रोग्राम है आपकी ज़िंदगी का, वो बचपन में ही समझो एक चिप है, वो एक ह्यूमन के ब्रेन में डाल, और वो नोइंगली अननोइंगली उसी प्रोग्राम के हिसाब से चलता है। तो या वो सफल हो रहा है या फेल हो रहा है, या वो अपने रिलेशनशिप्स में सफल हो रहा है, या उसमें वो बेचारा सॉरो में है, सफरिंग में है, बार-बार उसके ब्रेकअप्स हो रहे हैं या डिवोर्सेस हो रहे हैं, या तन्हा रह रहा है, अकेला रह रहा है, या लोगों के साथ रह रहा है, या उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, वो शारीरिक रूप से मजबूत है या कमज़ोर है, ये सब वो 0 टू 8 इयर्स ऑफ एज के बीच में डिसाइड होता है, ज़्यादातर लोगों के लिए। तो अब उस समय मैं, मतलब ये मेरा पहला दिन था नए स्कूल में, तो केजी तक दूसरे स्कूल में पढ़े थे, तब तक चाइल्डहुड वाज़ वंडरफुल, 6 साल का हो गया था। सिंगल चाइल्ड था, मम्मी-पापा मतलब लोअर मिडल क्लास से थोड़ा ऊपर कह लो, कोई कमी नहीं थी। बहुत बढ़िया सिंगल चाइल्ड था मैं हमेशा से।
तो बहुत ओवर पैम्पर्ड 6 साल की उम्र तक, पता ही नहीं था नेगेटिविटी क्या है, मम्मी प्यार कर रही है, पापा प्यार कर रहे हैं, जैसे सबके साथ जनरली होता है, एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं करता। 6वीं क्लास में क्या हुआ, मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही छोटी थी बाकी बच्चों से, जब 6वीं क्लास कह रहा हूँ, 6 साल की उम्र में जब पहली क्लास में गया। तो मतलब ये था कि क्लास के जो 2-3 सबसे छोटे हाइट में बच्चे होते हैं ना, नाटे होते हैं, तो वो था। अब हमको क्या पता नाटा क्या होता है, गोरा क्या होता है, काला क्या होता है, हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, सिख क्या होता है, हमारे भीतर थोड़ी ना ये पार्टीशन और सेपरेशन रहता है। हम तो अपने में आनंदित रहते हैं। तो जैसे किताब में भी हमने लिखा, योर ट्रू नेचर इज होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट, इटर्नली जॉयफुल, इटर्नली ब्लिसफुल, टोटली कंपैशनेट। आप ऐसे ही होते हो जब तक आपको वो वुंड पता नहीं नहीं। लगा होता है, पहला जो सौरों का या पहला जो ट्रॉमा नहीं लगा होता, तब तक आप ऐसे ही होते हो। फिर आप अपने आप को काटने लगते हो, क्योंकि आपके भीतर डर बनने लगता है, लेयर्स बनने लगती है, बैरियर्स बनने लगती है, और आप अपने आप को इतना काट लेते हो कि अपने सगे माता-पिता, सगे भाई-बहन, सगे संबंधी से भी आप वो वननेस और वो यूनियन और लव एंड एफिनिटी एक्सपीरियंस करना भूल जाते हो, जो एक छोटा बच्चा अनजान आदमी से दिखता है। काफ़ी लोग कनेक्ट करेंगे इस बातों से, यहाँ से जो आप बात बोल रहे हो। तो अब क्या हुआ कि स्पोर्ट्स का पीरियड था, शायद पहला या दूसरा दिन था स्कूल का। तो नया स्कूल था, पहला वर्ग, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 6 साल की उम्र। स्पोर्ट्स पीरियड, बड़ा-सा ग्राउंड, पहली बार देखा था। प्रयागराज। हाँ जी, प्रयागराज। हाँ, और अकेले मैं ऐसे स्पोर्ट्स पीरियड में भागता हुआ कहीं दूर निकल गया, ग्राउंड में ही भाग रहा हूँ, और पता चला कि इधर टीचर चिल्ला रही है मेरे ऊपर। तो एक लड़का है, बोला, "अरे मैम बहुत गुस्सा है, आप आओ जल्दी से।" तो मैं गया, तो उसने मेरा कान पकड़ा और बोली, "बौने, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? इतनी देर से चिल्ला रही, 1 घंटा।" टीचर ने। हाँ, बौने। अच्छा, होता क्या है कि माइंड में एक फेमिनाइन के लिए बहुत प्लेजेंट इमेज होती है, क्योंकि माँ ने इतना प्यार दिया, तो अब इन्होंने बौने भी बोला और थप्पड़ भी मारी, हुँ। फिर बौने बौने बोला। तो अब बौने जब बोल रही है तो बच्चे हंस रहे। अब मेरे दिमाग में ऐसे आपकी आइडेंटिटी शेप होती है, खुद के बारे में बिलीफ शेप होता है। अगर वो खुद के बारे में आइडेंटिटी एम्पावर्ड है, तो आदमी एक एम्पावर्ड लाइफ जीता है, और खुद के बारे में अगर आइडेंटिटी कमजोर बन गई, तो बहुत ही डरी हुई और दबी हुई और पर्सनैलिटी आती है। डिसएम्पावर्ड आइडेंटिटी डेवलप होती है, पर्सोना डेवलप होता है। और इसीलिए आप आज देखो, भले लोग माने इस बात को ना माने, लेकिन आप ऑनेस्टली बताओ, इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपने हाईएस्ट पावर और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल और अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस में एवरी सिंगल डे हर दिन जी रहे हैं? 1 आध % भी नहीं होगा, मैं थोड़ा मुश्किल ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं कहता हूँ 5%, मुश्किल से। जिन्होंने इस जीवन में अपनी पूरी क्षमताओं को एक्सप्लोर कर लिया, अपने पूरे पोटेंशियल को जान लिया, अपने पूरे जीनियस को एक्सप्रेस कर दिया। 5% ऑप्टिमिस्टिक साइड पे, 95% लोग अपने जीनियस को, अपने पोटेंशियल को, अपनी चेतना को कभी जान ही नहीं पाते। कारण क्या है? ये बैरियर्स कहाँ से आए? बचपन के ट्रॉमास, आपकी परवरिश, ये क्यों होता है अपब्रिंगिंग। कि आप चाहते हो कि आपका आपके पत्नी के साथ में, या अपने माँ-बाप के साथ में, या अपने कलीग के साथ में, या अपने बॉस के साथ में, या अपने जूनियर के साथ में, कहीं न कहीं आपको भी पता है कि अगर इसमें लव और एफिनिटी होगी, अगर इसमें हाई एनर्जी होगी, अगर ये पीसफुल होगा, तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, घर में रिलेशनशिप भी हार्मोनियस होंगे। लेकिन फिर ये क्या हो गया कि यही सबसे बड़ी स्ट्रगल बन गई, और आज इसी की वजह से डिप्रेशन है, इसी की वजह से एंग्जाइटीज है, इसी की वजह से ब्लड प्रेशर है, इसी की वजह से थायराइड है। आज मेडिकल साइंस कहता है कि 90% से भी ज्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक है, विच इज कॉज्ड बाय इमोशनल बैगेजेस ऑफ द पास्ट। तो कारण क्या है इसका? हम देखना चाह क्यों नहीं रहे? फिर उसके स्कूल के बाद देयर माइट बी समथिंग डीपर। तो हुआ ये कि यहाँ पे मेरे भीतर ये बन गया, अच्छा, मैं बौना हूँ। बौना मतलब मैं सबके जैसा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं, सब लंबे हैं, मैं बौना। अच्छा, ये हंस भी रहे हैं, इसका मतलब मैं कौन हूँ? आई एम अ सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर एंड ह्यूमिलिएशन। आपकी जो सोल है वो श्रिंक हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी ब्रेक हो जाती है, आपको लगता है कि यही सही है, सही है नहीं वो, इल्यूजन है। बट है वही, तत्काल बट वही लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि बड़े इंसान ने लेबर। बोला था, और बड़ा इंसान सही है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जिंदगी जिया है हमसे, तो हो सकता है वो सच बोल रहा हो। इसीलिए हम अपने पेरेंट्स पे बिलीव करते हैं जब हम छोटे होते हैं, हमें क्या पता कि वो इन्फॉर्म्ड बातें कर रहे हैं।
वो इन्फॉर्म्ड बिलीफ बता रहे हैं, क्या उन्होंने दुनिया ट्रैवल करी है, क्या उन्होंने बड़े बड़े एक्सपोजर क्या है उनके लाइफ का उनको? एक्सपोजर क्या है। हो सकता है वो भी बेचारे गांव से आए हो, अभी अभी तो देश आजाद हुआ था, उनके माँ बाप उससे निकले थे, वो उससे निकल के आए। हम कैसे मान ले कि जो वो बोल रहे हैं या जो उनके संस्कार है, जो उनके बिलीफ है या जो उनके रिलीजन या गॉड के बारे में आइडियाज है वो 100% सही है। ये तो आइडियाज ही हैं। हो सकता है पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो, लेकिन हम कभी क्वेश्चन करते नहीं है। ना हम अपने खुद के बारे में जो आइडियाज है वो क्वेश्चन करते हैं, और जो खुद के बारे में आइडियाज आए वो दूसरों से आए, इसको हम कभी प्रश्न करते नहीं है। तो हम भी वैसे ही नॉर्मल इंसान। तो ये चलता गया सिलसिला कि अच्छा मैं तो बौना हूँ, आई एम अ सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, आई एम अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन, और मैं औरों जैसा नहीं हूँ। अब यहाँ से क्या हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा लोगों से दूर होने लगा। हम्म, कब कोई हंस दे, कब कोई मजाक उड़ा दे, यही तो जिंदगी भर चलता है। कब कोई धोखा दे बिजनेस में, कब कौन धोखा दे दे, कब बीवी छोड़ के चली जाए। और आज जब आदमी बड़ा हो जाता है, यही चाइल्डहुड ट्रॉमा देखिए कहाँ बड़े, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है। स्टेटिस्टिक्स में बाद में जाएंगे, हम्म, वो भी मेरे पास है कि ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। हम्म, तो अब ये होने लगा, तो थोड़ा दूर होने लगा, तो ऑकवर्ड हो गया सोशली। अच्छा, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, और जो भी इस बात को सुन रहे हैं उन्होंने भी ऑब्जर्व करी होगी कि आपके भीतर जब एक एरिया थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है, हम्म, टूट जाता है हल्का सा, वहीं पे ज्यादा अटैक किया जाता है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स बड़े सेंसिटिव है, वो आपकी अच्छाई भी सेंस कर लेते हैं, आपकी कमियां भी सेंस कर लेते हैं, और वहां पे अटैक करने लगते हैं अनकॉन्शियस। एग्री। एक चीज आप देखो, कोई है जो थोड़ा ह्यूमिलिएट किया जाता है या दबाया जाता है, वो जहां जा रहा है नए लोगों में भी उसको दबाया जा रहा है, नए लोगों में भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये मेरे साथ चालू हो गया। एक और चीज़ है इसमें मैं आपको बात ऐड करूँगा कि दबाया भी जाता है और कोई नहीं भी दबा रहा है, तो हाँ, आपके अंदर फ़ील वही चल रही खुद है, के अंदर उस खुद पे, के अंदर हाँ, वो भी है। उस पे भी आएंगे। राइट। तो अब बाद में यही हुआ कि बाद में जब एनवायरनमेंट चेंज भी हुआ, स्कूल चेंज हुआ या कॉलेज में गया, वो ट्रॉमा जाता नहीं अंदर तो से। वहां तो कोई नहीं दबा रहा था, बट मेरा दिमाग ही मेरे को दबा रहा था, क्योंकि अब दिमाग में वो टीचर आ गया जिसने बुली किया था। हुँ, अब नया टीचर दिख रहा है, लेकिन एक लेंस आ गया है। जैसे अगर लाल चश्मे से देखोगे तो दुनिया लाल दिखेगी, हरे चश्मे से देखोगे तो दुनिया हरी दिखेगी। तो मुझे टीचर दिखते ही मेंटोर नहीं दिख रहा है, टॉर्मेंटर ही दिख रहा है। और बच्चा देखते ही मेरे को दोस्त नहीं दिख रहा है, मेरे को हंसने वाला दिख रहा है, मजाक उड़ाने वाला, दबाने वाला दिख रहा है। ऐसे तो ये चलता गया, और ये रोज होने लगा, और बहुत एक्सट्रीम वे में होने लगा। हुँ, अब तारे जमीन पर देखिए आप, बिल्कुल देखिए, रोए हो, थोड़ा इमोशनल हो, 100% सहानुभूति आई हो एक बिल्कुल। दूसरे के प्रति, करुणा आई हो। आप सोचो उसके साथ में आप फिजिकल बीटिंग भी ऐड, और फिजिकल बीटिंग इस लेवल की कि हर पीरियड में बच्चा सोच रहा है इस पीरियड में मारना खा, इस पीरियड में कोई मजाक ना हो। अभी मैंने एक फ़िल्म देखी थी, हाँ। सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ, हम्म। कोरियन ड्रामा थी, हम्म। उसमें बुलिंग पे बहुत अच्छी कहानी थी उनकी। हम्म। 2 बच्चों को स्कूल में डेली डराया जाता है, हम्म। फिज़िकल मारा जाता है, हम्म। गालियाँ दी जाती है। अब उन्होंने 2 यूनिवर्स रखा है कि स्कूल में घटना चल रही है और उस घटना में क्या हो रहा है कि उसी शहर में लोग हथियार वेपन जो है सप्लाई कर रहे हैं, फ्री में बाँट रहे हैं लोगों को, ताकि लोग मतलब वायलेंस कर सकें, क्राइम कर सकें। और वो ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जिनके पास किसी न किसी रूप से कोई ट्रॉमा हो, हम्म। या तो वो बच्चा हो, तो उन लोगों ने ऐसे-ऐसे लोगों को चूज़ किया था जिनके साथ कोई न कोई घटना घटी थी। हम्म। अब उन बच्चों को उसने टारगेट किया और उसके हाथ में दे दिया वेपन। वो अगले दिन स्कूल आता है और पूरे स्कूल एक-एक बच्चे को मारता है। और फिर जब आप वो देख रहे होते हो ना, तो जो बच्चा ट्रॉमा में है, आपके जैसा जब बच्चा कोई देखता है तो लगता है गलत तो नहीं कर रहा है। हाँ। क्योंकि आपने पूरा विज़ुअल देखा है कि उसने सब बच्चों ने इसको तंग किया है, हाँ। तो ये मारेगा तो ज़रूरी। नो डाउट वो गलत बात है कि आप किसी को जाके अटैक करते हैं, लेकिन वो ट्रॉमा का इतना बड़ा अटैक होता है आपकी पर्सनैलिटी पे कि आपको क्रिमिनल भी बना सकता है और आपको एक संत भी बना सकता है। और जो आपने बोला कि आपकी पर्सनैलिटी होती है, अगर एम्पावर्ड है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हाँ। है, तुम कुछ भी करो मुझे पता है मैं कौन हम्म। हूँ, तो कोई फ़र्क वो लेकिन वो कब डेवलप कब होती है, पता चलेगा? वो डेवलप कब होती है, जनरली हुँ, जब माँ बाप उतने कॉन्शियस हो कि अपने बच्चे को सही वो तो पेरेंटिंग। बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, हाँ। वो बहुत तो मुश्किल है। अगर, और आपने भी बोला कि ब क्योंकि अब माँ-बाप खुद अभी आज़ादी के सेकंड फेज़ वाले हैं, हाँ, उनको भी अभी कितनी बातें तो पता हैं। क्योंकि उनको बस सर्वाइवल दिख रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको साइकोलॉजी नहीं समझ। वो मुश्किल से तो स्कूल भेजा और स्कूल में आप बहाना कर रहे हो कि मुझे सब तंग कर रहे हैं, तो बच्चे माँ-बाप तो एक्टिव नहीं होंगे इतने जितना आप सोच रहे हो आपके, और आपके लिए क्या स्टैंड ले पाएँगे उतना? हाँ, बहुत उनको मुश्किल है। उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको यही नहीं दिख रहा है कि मेरा बेटा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, मेरा बेटा हकलाने लग रहा है, मेरा बेटा लोगों से डर रहा है, वो देख ही नहीं आपने एक ऐसे टॉपिक पे बात की ना कि जिसपे मैं फिनिश पूरा हाँ, एक। पूरा भारत इस बात पे आपसे एग्री करेगा और वो बच्चे जो तमाम देख रहे होंगे, हाँ, वहाँ मैं पे उन्हीं बच्चों, और ये बच्चे वो नहीं है जो 8-10 साल के हैं, वो मुझे वो बच्चे जो हमारे प्रोग्राम में मैंने पिछली बार भी शेयर किया था ये, एक और पॉडकास्ट हुई थी।
कि हमारे प्रोग्राम में 8 साल से लेके 80 साल तक के पार्टिसिपेंट्स, उनका भी ट्रॉमा है। अभी उस पे आएँगे। तो मैं उस 8 साल से 80 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है जो होल, कंप्लीट और परफेक्ट है, जो इटर्नली ब्लिसफुल, लविंग, जॉयफुल और कंपैशनेट है। बस कुछ बैरियर्स बन गए अगर उसने वो ड्रॉप कर दिए। एग्री। जिसकी मैंने पूरी 15 साल की यात्रा करी है कि ऐसे साइंटिफिक, लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस ला पाएँ, जो हमारे कोर्सेज़ ब्लॉक में, जो खोलें। वर्कशॉप्स में कंडक्ट कराए जाते हैं, फैसिलिटेट किए जाते हैं, जिससे वो बैरियर्स पूरी तरह गिर जाते हैं और वो 80 साल का आदमी भी पाता है कि वो जो मैं 8 साल का था या मैं 2 साल का था, वो होल, कंप्लीट, परफेक्ट, इटर्नली लविंग, ब्लिसफुल, जॉयफुल था। उसका वो एक्सपीरियंस कर पाता है और वहाँ से वो अपना जीवन दोबारा से चालू करता है, जैसे मैं एक रिबॉर्न ह्यूमन बीइंग हूँ। तो हमारी 4 दिन की रिट्रीट्स ही पूरी इस पे बेस्ड। तो एनीवेज़, हुँ। तो और उसी मार्ग से मैं उस ट्रॉमा से बाहर निकल समझ सकता, और उसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसेंडेंस में कन्वर्ट किया। तो उसको मैंने ट्रुथ की सीकिंग में लगाया, उसी ऊर्जा को। तो ये चलता रहा। फिर इसके साथ एक और घटना घट गई। जब 8 साल का हुआ, तो पिताजी से, मतलब हम, मतलब छुट्टियों में होता है ना कि रिश्तेदारों के घर चले जाते। तो पापा हमेशा एक, मतलब उनकी सिस्टर के घर पे लेके जाया करते। तो शायद उनके बीच में कुछ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या कुछ चल रहा होगा। तो उनके हस्बैंड जो थे वो अल्कोहलिक थे। तो एक दिन पेरेंट्स थे नहीं, बाहर गए हुए थे। तो उनके हस्बैंड गए और उनका बड़ा बेटा था, वो अराउंड 25-25 साल का है, 22 से 25 साल का, हट्टा-कट्टा पहलवान था, और दोनों ड्रम थे, हुँ। और मैं अपना खेल रहा हूँ। पापा से उनकी थोड़ी चिढ़ हो गई, बिकॉज़ माय फादर वाज़ अ प्रॉस्पेरस पर्सन। उन्होंने बहुत मेहनत करके गाँव से निकल के गवर्नमेंट जॉब करी, एंड ही वाज़ वेल ऑफ। तो इनको कुछ हो सकता है कि इनके दिल में कुछ रहा हो, जेलसी होती है। तो अकेला पाया, ड्रंक थे, भड़ास निकलती है, 8 साल का बच्चा है, अच्छा छोटा हाइट में, पतला-दुबला, कमज़ोर। तो दरवाज़ा बंद किया और गला दबा। तो पहले तो बदतमीज़ी करी, तो मैंने भी रिएक्ट किया। हुँ। हम थोड़ी कोई बाल संत हैं। तो अब उनको मौका मिल गया, तो उन्होंने गला दबाने लगे। अब गला ऐसा दबाया कि साँस रुकी। हुँ। फिर एक और उन्हीं का भाई, मतलब उन्हीं का बेटा निकल के आया जो गला दबा रहे थे। उन्होंने दोनों से फाइट करी। उनको थोड़ा मारा-वारा, रूम से बाहर ढकेला, दरवाज़ा बंद किया और मेरी साँस वापस आई। अच्छा, साँस वापस आ गई, लेकिन ह्यूमैनिटी में ट्रस्ट वापस नहीं आया। अब पहले तो ये था, आई एम अ सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर एंड ह्यूमिलिएशन। मैं नाटा हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अब ये भी हो गया कि एनीबॉडी कैन किल मी आल्सो। अब क्या हुआ, मम्मी वापस आई। मकसद क्या है जन्म लेने का फिर? अंदर बच्चे व क्या होता है कि भाई सबसे बेकार ही जन्म लिया हो। हाँ, तो मैं 23 साल तक ये महसूस करता था, मैं दुनिया का सबसे मूर्ख, दुनिया का सबसे बेवकूफ़, ठीक से बोल ना पाने वाला, हकलाने वाला, मंदबुद्धि लड़का हूँ। 23 साल की उम्र तक, जिसकी इस दुनिया में ज़रूरत नहीं है। जिसकी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं। ये सोचते-सोचते बड़ा हुआ। सैड। तो अब क्या हुआ, मम्मी आई, तो मैंने मम्मी को बोला, हुँ। तो इन्होंने बात को कवर कर दिया। तो मम्मी बोली, "अरे! मज़ाक कर रहे होंगे।" तो उन्होंने मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं किया। अब इससे मेरे को मम्मी और मेरे रिलेशनशिप्स में भी बैरियर आ गए सबकॉन्शियसली। ऊपर-ऊपर से तो चल रहा है, मम्मी है, माँ है। अंदर अवचेतन मन में एक बैरियर आ गया, अरे! मेरी जब सगी माँ ही मेरे विश्वास नहीं कर रही। वो दूसरों की वकालत, वो कह रही, "ये कैसे कर सकते हैं? इन्होंने तो तुम्हारे लिए मन्नत माँगी थी।" तो अब मेरा दिल और टूट गया। अरे! आप ये तो, अगर आप खड़े होके उससे लड़ लेते। ये कंप्लेन नहीं है, उस बच्चे की बात, सबल कि आपने क्या किया? क्यों किया? सच बताओ, मुझे सच जान। उतनी चेतना ही नहीं थी, तो मेरे मेरे भीतर उनके लिए करुणा है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। तो और उन्होंने अभी कुछ साल पहले ही, जब हमारा कंप्लीशन कम्युनिकेशन हम इसको बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया, और तब हमारे अंदर जो लव और एफिनिटी एक्सपीरियंस हुई, तो हम दोनों आँसू में थे और गले मिलके एक यूनियन फ़ील कर रहे। तो क्योंकि वो बैरियर बन गया था, तो इतने सालों तक मैंने वो फ़ील नहीं किया, ब्लॉकेज रहा हो। ब्लॉकेज रहा। तो ये होने लगा। अब इसमें, जैसे बोलते हैं ना राहु केतु, ये मैं आज सच में माइक में बोलना चाहूँगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब क्या हुआ कि थोड़ा बड़ा हुआ, तो घर शिफ्ट हुआ हमारा। हम एक नए घर में महाराष्ट्र, नहीं, नहीं, हम प्रयागराज की। प्रयागराज। 14 साल तक तो यही झेलता रहा। जी। हाँ, तो 14 साल की उम्र तक, 10th क्लास तक तो यही सिलसिले चले कि अब क्या हो गया, टीचरों को भी पता है कि ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ बोल नहीं सकता है, इसको पीटते रहो। एक दिन तो मैं ऐसे बैठा हुआ था,
तो हमारे हिस्ट्री के टीचर को लगा कि ये हंस रहा है, उसने बुला के मारने लगा। आप समझ रहे हो? और उस टाइम पे इलाहाबाद की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही थोड़ी गुंडागर्दी, फिजिकल वायलेंस ऐसी थी, तो जो सेंसिटिव चीजें होती, और एजुकेशन सिस्टम भी मुझे लगता है उस समय पूरा वायलेंट, चल रहा था, वायलेंट था। गुंडाई वहां पे बहुत चलती थी। बच्चों को मारो थोड़ा। हाँ, ब्रिटिश सिस्टम थोड़ा ऑप्रेसिव था, तो वो भी था, प्लस वहां की जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो भी आता था। और लोग भी, मतलब मैं किसी राज्य की बुराई नहीं कर रहा या किसी जगह की, बट अभी भी जब मैं उन जगहों पे जाता हूँ, तो वहां पे जो सेंस, जैसे मैं बचपन से पेंटिंग्स बनाता हूँ, मैं पोएट्री लिखता था, आज मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ। सिर्फ एक किताब, पोएट्री की किताब का मतलब 3 किताबें तो मेरी स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ पे, बट एक मेरी हिंदी और उर्दू की पोएट्री की किताब है जिसका मैं नाम है मलंग अ डांस ऑफ एक्सटेसी। उसको ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा अभी। तो अब ये जो सेंसिटिव एस्पेक्ट थे, ये दबा दिए जाते हैं। अरे क्या करो? जबकि आदमी एम्पावर्ड ही तब फील करता है जब उसके अंदर का टैलेंट और जीनियस एक्सप्रेस होता है। ट्रू। अरे तुम्हें तो एग्जाम पास करना है, क्या करोगे स्विमिंग करके, क्या करोगे फुटबॉल खेल के, क्या करोगे क्रिकेट। आपने देखा होगा बच्चे, माँ बाप बोलते हैं कि ये स्विमिंग बहुत अच्छी करता था, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल बहुत, लेकिन अभी बोर्ड के एग्जाम है ना तो छुड़वा दी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये करेगा तो उसका फिजिकल एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहेगी, उसकी वजह से उसकी मेंटल कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी, उसकी वजह से जब वो पढ़ेगा भी तो उसका कंसंट्रेशन और फोकस ज़्यादा रहेगा, तो रिजल्ट बेटर आएगा। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम सिखाती ही नहीं है कि अपने बॉडी, माइंड, इमोशन को अपने पीक पे, अपने ऑप्टिमम पे कैसे परफॉर्म जाओ। करवाना है, कैसे लेके जाना है। तो ये अजीब तरीके की जो मिडिल क्लास खासकर सोसाइटी है, उसमें अजीब तरीके का एक माइंडसेट बना हुआ है सर्वाइवल और स्ट्रगल का, जो होलिस्टिक वेलबींग को समझ ही नहीं पा रही है भारत। और पूरा भारत उसमें जकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बदल गया। आज भी मैं यही बातें सुनता हूँ लोगों से। ये जब घर चेंज हुआ तो पड़ोसी 2 लड़के मिले। अब प्रोग्राम, मेरी अंदर की प्रोग्रामिंग तो ये है कि लोग बुली करेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे। एक लेवल तक चल रहा। तो आप पहले से अटैक मोड पे थे। पहले से ही मैं डरा हुआ था। हुँ। अब इन्होंने उसको सेंस कर लिया। अब तो ऐसा हो गया कि ये पड़ोसी थे तो और मेरे ही स्कूल में थे, मेरी ही क्लास थी। हुँ। तो इनके साथ ही स्कूल जाना है, साथ ही वापस आना। फिर जिम्नास्टिक्स करने जाते थे, साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। फिर क्रिकेट खेलने जाते थे, साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। अब ये जो जर्नी थी, ये बुलिंग की बनने लगी। इस साइकिल चला के जा रहा है। ये दोनों कंटिन्यूअसली ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब्जेक्ट बना के अपना सेंस ऑफ ह्यूमर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, हाँ, उनको मिल गया। इसका कैसे मज़ाक उड़ाया जाए? उनको एक मिल गया ऐसा। अब ये इतना गहरा छेद कर गई चेतना में कि जब मैं अराउंड 21-22 का था तो मैंने, अच्छा इनके वर्ड्स क्या-क्या होते थे वो भी मैं बताता हूँ। बेवकूफ, मंदबुद्धि। अच्छा मैं अगर किसी नए बंदे को दोस्त बना रहा हूँ, तो इनको लगता था ये हाथ से ना निकल जाए तो उसके सामने मज़ाक उड़ा देते। हुँ। वो मेरे से दोस्ती छोड़ देता था कि क्या है इसका? शिकार हाथ से ना जाए। अच्छा किसी, अब उस टाइम पे आपके हार्मोन्स भी डेवलप हो रहे हैं। आप लड़की से बात करना चाह रहे हो, प्रेम करना चाह रहे हो। हाइट बढ़ गई थी तब तक आपकी? नहीं बढ़ी थी ना। 21 पे भी नहीं? 12वीं में बढ़ गई थी। बाद मैं 21 की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छा। स्कूल की बात कर रहा हूँ। 10th के पहले ही। तो लड़की के सामने मज़ाक उड़ा दे रहा है। अब सोचो कितना बुरी तरीके से कॉन्फिडेंस टूट रहा है, एक बच्चे का। अब इसका असर ये हुआ कि 21-22 साल में मैंने पियानो क्लास लगाई, तो मैं बजा रहा था, टीचर सिखा के गया। तो मैं जब भी कुछ नया काम करने लगता था ना, तो इनके चेहरे दिखते थे, दोनों भाइयों के। खाओ। "तू क्या करेगा? तू पियानो बजाएगा? तू बेवकूफ, तू मंदबुद्धि, पागल है तू? तू तू कुछ कर भी सकता है?" तो ये, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। आज मैं देखता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ, अगर, क्योंकि हमारा तो लाइक वी हैव हेल्प्ड ओवर 100,000 पीपल टिल नाउ इन लास्ट decade, 100,000। 100,000 people in 6 continents हुँ। to truly overcome their traumas, tap into their true potential and genius, and create success, abundance, affluence, prosperity, peace, and profoundness in their lives. तो आज मैं 50-50 साल के आदमी को, ट्रॉमा से निकाल। मान लो मैंने उसको बोला कि अच्छा ये आपका गोल है, या उन्होंने कुछ गोल सेट किया और फिर देखा कि 1 महीने में क्या किया, तो कई सारे लोग कहते हैं हम कुछ कर ही नहीं पाए, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील स्वाइप कर रहे थे, पता नहीं रीजन क्या है। रीजन ये है, दिख नहीं रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ है। रीजन ये है, बड़ा गोल सेट किया, कुछ करने जा रहा है, एक्शन लेने जा रहा है, उसकी तैयारी। पीछे से बचपन में किसी ने बोला था तू क्या करेगा? वो तू क्या करेगा तो अभी अभी तक ब्रेक थ्रू हुआ ही नहीं है। वो आपके सिर्फ माइंड में इंप्रेशन नहीं, आपकी बायोलॉजी को उसने जकड़ा हुआ है।
आपके एक-एक वेन्स को जकड़ा हुआ है, आपके पूरे कॉन्शियसनेस को, आपके ब्रेन को जकड़ा हुआ है। तो आप उससे लिबरेट ही नहीं कर पा रहे और लिबरेट ही नहीं हो पा रहे। तो आप इसीलिए एक्शन नहीं लेते हो। आपको लगता है कि आप ये रील देख रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो, आपका अटेंशन डेफिसिट है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। ये सुपरफिशियल है, ये सरफेस लेवल है। पीछे वो कहीं वो 2 बच्चे या हो सकता है पेरेंट्स ने ही बोल दिया हो, कोई नहीं है, कोई रिलेटिव्स हो सकते या हो भाई। सकता है वो घर पे कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई अब्यूज़ हुआ हो बचपन में। वो आपको बोल रहा हो, अंदर छुप के, वो तो हो सकता है वो तो टीचर हो या कोई हो, वो है भी नहीं आज दुनिया में। बट आपके दिमाग में वो प्रोग्राम थैंक यू। और वो आपको बोल रहा है कि तू क्या कर पाएगा? एग्री। और ज़्यादातर लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग आपको हाईजैक कर जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अनअवेयरनेस में होती है। तो देयर आर थिंग्स व्हिच यू नो, देयर आर थिंग्स व्हिच यू डू नॉट नो। देखिए वो एंड सब देन लेट मी फिनिश। हाँ, There are things which you do not know that you do not know, but they are hidden in your consciousness and they are controlling you. And you are just a puppet of that program, which was created in your childhood. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एग्ज़ाम्पल समझ गया मैं। एक छोटा सा, ज्यादातर लोग आज भी इंडिया की लड़कियों से बात करने में बहुत डरते हैं। सही बात है। मैं बहुत ज्यादा डरता था। क्या कारण था? एक दिन केमिस्ट्री की क्लास में बैठा हुआ, साइंस की क्लास, उस टाइम पे केमिस्ट्री नहीं थी। एक हमारा सीनियर बाहर से चलते हुए आया रूम में, हमारे सर ने उसे मारना चालू किया, उसके कान से खून निकलने लगा। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था। क्यों मारा? क्योंकि वो लड़की से बात कर। अब मेरे ब्रेन में प्रोग्राम क्या चला गया कि लड़की से बात लड़की करोगे से तो मार बात खाओगे। करना मतलब पनिशमेंट, लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब कोई नुकसान। माँ बाप भी ये बोलते थे। एक लड़का एक लड़की के साथ घूम रहा था बाइक पे, पापा ने बोला वो लड़का बिगड़ गया। ये क्या बिगड़ना कैसे ही? मतलब उस जब तक वो लड़की के साथ स्कूल कॉलेज में बात कर रहा है तो वो बिगड़ गया, और फिर आप सारा आयोजन करते हो, सारा प्रयोजन करते हो कि वो एक लड़की के साथ जीवन बिताए, जब आपने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी कि उसको लड़की के साथ कैसे बात करनी है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनियन बनाना है। और अब आप उसने उसको शादी में झोंक दिया। वो प्रोग्राम यहाँ रिपीट हो रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मैं इस ऑपोजिट जेंडर के साथ में कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, कैसे रिलेशनशिप बनाओ। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? मैरिड लाइफ खराब होती है। मैरिड लाइफ खराब हो रही है। तो अब ये सारी चीज़ें होती गईं। अब तो एक शुरुआत कहाँ? बड़ा-सा रीज़न यही मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा रीज़न आज यहाँ पे आने का यही है, क्योंकि जब मैंने बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ या चाइना जैसी कंट्री या जापान जैसी कंट्रीज़, ऑफ कोर्स वी हैव सम पॉलिटिकल डिफरेंस, बट जो जहाँ की चीज़ें अच्छी हैं उसका हमें सम्मान भी करना चाहिए। जैसे चाइना में आप बुली नहीं कर सकते, फिज़िकली बीट नहीं कर सकते, अब्यूज़ नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल पनिशमेंट्स हैं एंड एवरीथिंग इट्स रिकॉर्ड। ओके। हमारे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है। टीचर स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, खासकर छोटे शहरों में और गाँव में बहुत बुरी तरीके से। बच्चा रिपोर्ट नहीं कर पाता क्योंकि माँ-बाप कहते हैं कि अरे टीचर तो अच्छे के लिए मारते हैं। अच्छा, माँ-बाप भी मारते हैं, कहते हैं हम आपको अच्छे के लिए मारते हैं। बट अगर आप साइंटिफिकली देखें, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि क्या ये सच में अच्छे के लिए हो रहा है और क्या इसके बियॉन्ड कोई तरीका है? तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ग्लोबल स्टडीज ऑन एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, एसीई, कहता है that people exposed to abuse by their teachers and parents are 2 to 4 times more likely to suffer depression, alcoholism, suicidal tendencies, or attempt to suicide. Corporal punishment and punishment, physical beating by parents, often justified as discipline, actually predicts higher aggression in children, lower academic performance, ADHD, post traumatic stress disorder, more anxiety and mental illness in adulthood, not less. अब और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की स्टडीज है कि आपका माइंड फ्रेगमेंटेड हो जाता है जब आप मार खाते हो, आप इनसेंसिटिव हो जाते हो जब आपका मजाक उड़ाया जाता है। और हम बोलते हैं कि भाई अच्छे के लिए मारा, और पेरेंट्स बहुत बहुत प्रेम से ये बात बोलते हैं, भाई तुम्हारी भलाई के लिए मार रहे हैं कोई। हाँ तुम्हारी भलाई, क्योंकि और तरीके ही नहीं है। एजुकेशन दी ही नहीं गई कि बच्चों को नर्चर कैसे करना है, नरिश कैसे करना है, ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, ऐसी लैंग्वेज कैसी यूज करनी है, खुद कैसे उठना बैठना है, जिससे बच्चा जो एक बीज है वो सही मिट्टी में पड़े, उसको सही सनलाइट मिले, उसको सही पानी मिले, ताकि उसके अंदर का जो जीनियस है, जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो पूरी तरीके से ब्लॉसम करे और वो बीज
that seed transforms into a tree, a full-fledged tree, and bear fruits, flowers, and fragrances. It's like पे शादी करवा दी, बच्चे कर दिए, ये तो ट्रेडिशन चला चला आ रहा। मतलब स्विमिंग पूल में कभी स्विमिंग सीखी नहीं, ना नदी में सीखी, सीधे समुद्र में कूद गए। अब किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हो, और बच्चे भी वही उसी सर्वाइवल मोड में अपने उसी बिलीफ्स के साथ लोगों को या अपने बच्चों को भी उसी बिलीफ, उसी कंडीशनिंग में प्रोग्राम कर रहे हो। तो जो परेशानियां आपके माँ बाप ने झेली थी, जो फाइनेंशियल एंग्जाइटी उनको हो रही थी, जो पैसे के बारे में लड़ाइयां माँ बाप में हो रही थी, वो अब शादी होने के बाद में आपकी और आपकी वाइफ की हो रही है, और वही आपका बच्चा सुन रहा है, और वही भाषा वो भी सीख रहा है। भाषा कैसे सीखते हो आप? तो माँ बाप से आपकी मदर टंग क्या है? हिंदी। हिंदी। हमारी मदर टंग बंगाली हो सकती है, मराठी हो सकती है। मेरे को तो किसी ने लिखा पढ़ा के नहीं सिखाई। मैं तो पालने में खेल रहा था, अचानक से वही भाषा बोलने लग गई। तो सिर्फ ये भाषा थोड़ी बोलते हैं हम, भावनाओं की भाषा भी उन्हीं से सीखते हैं। एक्सप्रेशन की भाषा भी उन्हीं से सीखते हैं। हाँ। अग्रेशन की, वायलेंस की भाषा भी उन्हीं से सीखते हैं। हेट की भाषा भी उन्हीं से सीखते हैं। दूसरे रिलीजन के आदमी से दूर रहना है, उसे हेट करना है, नफरत की भाषा भी उसी से सीखते हैं। लाइफ का गोल है यूनियन, लव, एफिनिटी। आप भी वही चाहते हो, मैं भी वही चाहता हूँ, हर आदमी उसी के लिए एस्पायर कर रहा है। लेकिन लैंग्वेजेस क्या सीखी जो इसमें बैरियर बना, और ये जिंदगी इस तरीके से चलती चली जाती है, और एक दिन इंसान अपने पोटेंशियल को जाने बिना खत्म हो जाता है, जल जाता है, या दफना दिया जाता है, या फिर चिरी कौओं में भिजाई दिया जाता पर आपको लगता है ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी? क्या हमारी गुरुकुल परंपरा में क्या ये चीज़ें तो नहीं है। थे? गुरुकुल परंपरा में नहीं थी, वहां पे हम आते हैं। ये गुरुकुल परंपरा में नहीं थी। कहाँ से? तो ये शुरुआत इसकी हुई ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से। तो इस पे आता है एक बार। नाउ हम सब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गए, तो इट वाज नॉट डिजाइंड, जो मैं बार बार बोलता हूँ, जीनियस, पोटेंशियल और कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, इसको मैं बोलता हूँ जीपीएस। अगर अपनी जीपीएस के साथ अलाइन लो तो आप जिंदगी में कभी नहीं भटक सकते। योर जीनियस, योर पोटेंशियल, एंड योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, इफ यू आर अलाइंड विद दिस, Then then you you are will very find your way. You will find your purpose, you will find your prosperity, you will find profound experiences of life, you will find your highest possibility. Hmm. And you will fully live that and express that in the world. तो जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आया, तो it didn't care about your genius to blossom. It didn't care about you to become a joyful human. Ah. How many of us in our schools and colleges were taught how to increase the levels of our happiness as we grow up in our lives? Hmm. अब सिखाया किसी ट्रेन टीचर ने स्कूल में, कॉलेज में, कि हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाना है, Hmm. लव को कैसे बढ़ाना, Hmm. अपने भीतर के आनंद को कैसे बढ़ाना, राइट, या फिर अपने गोल्स को कैसे सेट करना है और अचीव करना है, अपने लाइफ के पर्पस को कैसे ढूंढना है, खुद को कैसे पाना है? या फिर स्टेप बाय स्टेप आप, या फिर जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही है लाइफ में, तो उसको एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी में ना होके ब्लिस, बैलेंस, हैप्पीनेस हैंड्स अप और कैसे हार्मनी करना है? से कैसे डील करना। कभी सिखाएगा? किसी ने? क्यों नहीं सिखाया गया? क्या कारण होगा? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं, हमारे माँ बाप भी ये बिलीव करते आए थे हाँ। कि तुम पढ़ोगे लिखोगे तो ये सब अपने आप ही फिर उड़ जाएगा वो। मिला क्या, एक बार देखे, एक बार देखे। वो 5 साल का बच्चा याद है, आप ही थे वो 5 साल का बच्चा, जो बिना किसी कारण के आनंदित था, बिना किसी कारण के उसके सेल में ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था, एक एक बॉडी के सेल में। आज हो रहा है क्या? आज नाच पा रहे हो क्या? आज तितली के पीछे भाग पा रहे हो क्या? सारे ब्लॉकेज आ चुके हैं। आज पेड़ को देख के आधे घंटे खड़े रह के उस पे जितने पशु पक्षी बैठे हैं उनकी आवाज को सुन पा रहे हो? आपके मन में इच्छा आ रही है क्या, चलो इसकी ड्राइंग बनाता हूँ यार, इस पत्ते की। कब देख पा रहे हो क्या पत्ते के वेन्स कैसे जा रहे हैं? बच्चे को देखो, वो छिपकली, सांप, पूरे जितना में कि बड़े सबको देखता है क्यूरियोसिटी के साथ में, क्योंकि बैरियर्स है ही नहीं। तो जीनियस खुला हुआ है, जीनियस को मार दिएगा। लेकिन जो आपने बोला, जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम थी, हम्म। जो वैदिक सिस्टम था, हम्म। जो जिसका बेस था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो यही सिखाता था कि आपके जीवन में पहले आप धर्म में कैसे एस्टैब्लिश हो। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, हम्म। धर्म का अर्थ है, आउट ऑफ लिविंग। नहीं, धर्म का अर्थ होता है, जैसे बुद्धिज्म में बोला धम्म हम्म। या धर्म, बुद्ध ने उसको धम्म बोला। धम्म का अर्थ है मार्ग, एक यात्रा, एक पाथ। पाथ टुवर्ड्स व्हाट? पाथ टुवर्ड्स योर अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज, योर हाईएस्ट पोटेंशियल, योर ट्रू अल्टीमेट नेचर, योर डिवाइन नेचर। तो ये जो सबसे पहले आप उसमें एस्टैब्लिश होते हैं, और ये किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता आपका धर्म है मेरा धर्म,
ये हमारे भीतर का है, ये बाहर का नहीं है, बाहर से नहीं आता, दूसरों के सिखाने से, इम्पोज़ करने से नहीं आता, ये भीतर से जागृत होता है। राइट। इसीलिए जो वर्ड एजुकेशन जो वर्ड है ना, इसका रियल मीनिंग है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड और द रूट्स आर एड्यूकोस। एड्यूकोस का मतलब होता है टू ड्रॉ फ्रॉम विदिन। तो जैसे कुएँ में से हम पानी निकालते, खुद से निकाल। तो रियल एजुकेशन है जो आपके भीतर से आ रही। अभी क्या हो रहा है, ये जो एजुकेशन ये इन्फॉर्मेशन डाल दी, जैसे टंकी में पानी भर दो और भरते जा रहे हो, वो ब्लास्ट हो जा रही, वो किसी काम नहीं आ रही। True. और वो टंकी साफ भी नहीं हो रही है, तो वो सड़ा हुआ पानी पी रहे हो उस टंकी का। लेकिन जब आप कुएँ में से निकालते हो, तो आप पाओगे कि असीम है, ये कुआँ है नहीं असल, ये एक सागर है। उसका सोर्स है कहीं। उसका ये इनफाइनाइट सोर्स है, ये पूरा अस्तित्व ही उसका सोर्स है। लेकिन वहाँ तक बात जा ही नहीं रही, वहाँ तक विचार ही नहीं जा रहा, चेतना तो दूर की बात, वहाँ तक थॉट ही नहीं जा रहा। राइट। और उसके सारे सिस्टम्स बनाए गए, उसके लिए गुरुकुल बनाए गए, तो वो एजुकेशन सिस्टम मिला नहीं। अब मेरी यात्रा जो आपने प्रश्न पूछा था, वो ऐसे शुरू हुई कि एक दिन रियलाइज़ हुआ, इस सारी बुलिंग, इस सारे ट्रॉमा के बाद में, या बाद में नहीं बोलूँगा, इससे गुज़रते-गुज़रते एक दिन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया। कॉलेज में था, सेकंड ईयर में, इंडिया के सबसे बढ़िया टॉप मोस्ट लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और क्योंकि छोटे शहर से, इलाहाबाद से आता था, तो इंग्लिश जो थी, शायद आपको नहीं यकीन होगा, बहुत खराब थी। एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं फ्रेम कर पाता था। और क्या है, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, रैंक अच्छी आ गई, थोड़ा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी बन गया था। तो एक दिन किसी मेरे सीनियर ने, तो क्योंकि वही डरा सहमा ही बच्चा था जो कॉलेज में आ गया, कुछ बदल थोड़ी है, भीतर तो वही है, बड़ा कॉलेज मिलने से चेतना, या जो आई सेल्फ इमेज, चेतना तो असीम है, बट जो सेल्फ इमेज है वो वही बदल गई बच्चियों की। बिल्कुल। वो कहाँ बदली? वही वो 2 लड़के जो बुली कर रहे थे, वो हर 2 लड़के में वही ढूँढ रहा है, हर किसी इंसान से डरा हुआ है। एग्री। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, अराउंड 45 साल के, बढ़िया आईटी में जॉब करता है। शायद वाइस प्रेसिडेंट है किसी बहुत फॉर्च्यून 500 कंपनी। तो रिट्रीट में आए हमारे, तो रिट्रीट का नाम है द डिवाइन डार्कनेस रिट्रीट। अब उसका नाम क्यों है, क्या है, आराम से डिस्कस करेंगे, ये डिवाइन डार्कनेस क्यों है। बट उसमें आए, तो उनको रियलाइज़ हुआ जब भीतर देखा, ये जो कंडीशनिंग और ये जो बैगेजेस और ये बैरियर्स जब उनकी अवेयरनेस में है, तो उनको रियलाइज़ हुआ आज भी जब एक ग्रुप हँसता है ना, 45 साल के हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, फैमिली है, बच्चे, लेकिन जब 2-3 लोग हँसते हैं ना, तो इनको डर लगता है। पता नहीं है, लेकिन बॉडी में एड्रेनालिन फ्लो होने लगता है, इधर पैल्पिटेशन होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो। क्यों? क्योंकि बचपन में ऐसा भी, कि रोज़ कुछ, एक बार ऐसा हुआ था कि पूरी क्लास के सामने आधे घंटे तक मज़ाक उड़ाया था टीचर ने, और बार-बार मज़ाक उड़ाते गए। तो अब जभी भी ग्रुप हँसता है, कहीं सबकॉन्शियस में वो मेमोरी है कि हँस रहे हैं मतलब मेरा मज़ाक उड़ा है, मतलब मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है, बट ऐसा दिख रहा है। तो ये जो पार्टिसिपेंट थे, जब इनकी अवेयरनेस में आए और फिर जब कुछ प्रोसेसेस करे हमने, जब रिलीज़ किया हुँ। इस पूरे ट्रॉमा को, जब इनके पूरे बायो मेमोरी से खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, हुँ। जब एनर्जी सिस्टम से खत्म कर दिया, जब मसल मेमोरी से रिलीज़ कर दिया इसको, तो अचानक से उनको इतना लाइट फ़ील हुआ, आँखों में आँसू, और बोले कि पता नहीं कितने सालों से मैं इतना आनंद मैंने महसूस नहीं किया हुआ था, मुझे पता ही नहीं क्यों। और साथ ही साथ ये भी रियलाइज़ हुआ कि इसकी वजह से बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप्स में कुछ बैरियर्स थे, वाइफ के साथ भी थे, पेरेंट्स के साथ भी थे। और जब रिट्रीट के बाहर वापस गए, तो आफ्टर 1 मंथ ही कॉल्ड मी एंड सेड, फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस माय पीस हैज़ इंक्रीज्ड। जो सालों से मैं सिगरेट पी रहा था, वो मेरी अपने आप छूट गई। देखिए कितनी एक चीज़ जब रिलीज़ कहाँ होती से है, तो कनेक्टेड है। कितनी सारी इतनी ऊर्जा खुल एग्री, जाती है एग्री। कि हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। और और चीज़ और बता रहा हूँ, सिगरेट छूट गई, अचानक से मेरी वाइफ के साथ में रिलेशनशिप्स बेहतर हो गए, पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में ज़्यादा बेहतर हो गए। और अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है, बट जब आपकी एनर्जीज़ राइज़ होती है ना, तो बाहर से भी सिचुएशन फ़ेवरेबल आने लगती है। बोले मेरा काफ़ी साल से प्रमोशन और अप्रेज़ल रुका हुआ था, वो भी हो गया। तो मेरी लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी भी आई, प्रोग्रेस भी आई, हैप्पीनेस। पीस भी आया और प्रोफाउंडनेस भी आई। तो इतनी सारी चीज़ें, एक छोटा-सा दिमाग में जो बैरियर था, जिसको लेके शायद आप चले जाते हो ब्लॉक खुद से। था, और इसको लेके हम जीते हैं, राइट। और हम दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, बड़ी-बड़ी धार्मिक फिलॉसफी। बातें करते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, बट भीतर यही चल रहा है, और भीतर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और गोलियाँ खानी पड़ रही है और पेट बाहर निकल रहा है।
और सेहत कम होती जा रही, और हम सोचते हैं कि हम तो आनंदित हैं। तो अपने आप से ऑथेंटिक और ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो मेरे अंदर ये चेतना जागी कहीं न कहीं, वो मज़ाक मैंने जैसा मैं आपको बता रहा था कि लॉ कॉलेज में था, तो डरा सहमा बच्चा वही। तो एक और मेरे सीनियर थे। अब आपने कई बार देखा होगा, आप कुछ चैलेंजेस से गुज़र के अगर आपने ओवरकम करा है, तो अपने आप ही वैसे इंसान के प्रति थोड़ी करुणा आती है। आपको लगता है कि मैं जाके उसे मदद करूँ। यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट। मेरे इट इज़ जैसे। नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी है। एग्री। तो मेरे एक सीनियर आए, वो भी ऐसे छोटे शहर से आते थे कहीं से, बिहार से थे। तो उन्होंने बोला कि आप ना डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करो। आप, मैंने देखा है अकेले-अकेले घूमते हो, किसी से बात नहीं करते हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहता है, झुक के चलते हो। थोड़ा स्टैमर करने लगा था मैं, लो कॉन्फिडेंस की वजह से। और ऐसे-ऐसे दिन बीते थे कि 3-3 दिन अपने ही कमरे में रहते। अभी तो हुँ। पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, सेशंस लेते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। 3 दिन। बट वो ऐसा टाइम था कि एक इंसान भी दिखता था तो हाथ-पाँव काँपते। क्या बात! एक ट्रेन में जा रहा था इलाहाबाद से हैदराबाद कॉलेज के लिए। एक 6 या 8 साल के बच्चे ने मुझसे नाम पूछा सर, मेरे हाथ-पाँव काँपने लगे, कान गरम हो गए। क्या बोलूँ इसको? और उस अच्छा, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होती है। तो उसने बोला, "आपका कान क्यों गरम है? आपका कान लाल क्यों?" तब मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा, ये क्यों लाल है? ये रीज़न क्या है? क्यों है? मैं पैदा तो ऐसा नहीं हुआ था, मैं तो होल कंप्लीट परफेक्ट जॉयफुल ब्लिसफुल, बट ये लाल क्यों हो रहा हूँ? कान क्यों लाल है? हाथ क्यों काँप रहे हैं? तो उस दिन थोड़ी अवेयरनेस आई। अब दूसरा ये इवेंट हुआ। उन्होंने बोला कि आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। अच्छा, अच्छी बात ये हुई कि अगले ही दिन हमारा मेस हुआ करता था। हुँ। मतलब हॉस्टल था हमारा। तो हॉस्टल से बाहर निकलते थे, एक मेस था, तो सारे लोग, पूरा कॉलेज साथ में खाता था। इट वाज़ अ ह्यूज कैंपस एंड ह्यूज मेस। और हमारे कॉलेज का कैंपस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस माना जाता है। बहुत नेचर में था, जंगल थे आस-पास, पहाड़ थे, हरियाली थी, बहुत अच्छा कैंपस माना जाता है। बहुत एलीट और बहुत एस्थेटिकली ब्यूटीफुल भी। तो उस मेस में नोटिस बोर्ड लगता था, वहाँ पे हर चीज़ का नोटिस आता था, ये इवेंट होने वाला है, ये फेस्टिवल होने वाला है, ये कॉम्पिटिशन। तो डिबेट कॉम्पिटिशन का है। तो मैं गया, मैंने देखा, अरे वाह! डिबेट कॉम्पिटिशन। और मेरे पीछे मेरे बैचमेट्स खड़े हुए थे 3-4। मैं ज़्यादा बात करता नहीं था, थोड़ी बहुत करता हूँ। एक फॉरेन एक्सचेंज से लड़का आया हुआ था, कोरिया से, साउथ कोरिया से, नॉर्थ से नहीं। तो उसको हिंदी आती थी, क्योंकि वो 10 साल से इंडिया में रहता था, दिल्ली में पढ़ रहा था। हुँ। और उसके आस-पास और भी लड़के। तो मैंने ऐसे ही सोचा बढ़िया बंदा होगा, तो मैंने बोला यार मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना है। उसको हिंदी आती थी। तो वो हँसने लगा, कहता तू करेगा? इंग्लिश आती है तेरे को ठीक से? और हर चीज़ का मज़ाक उड़ाया उसने। मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कपड़े कैसे पहनता हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। तो उस दिन मैं चुपचाप वहाँ से निकला कि इनफ ऑफ गेटिंग ह्यूमिलिएटेड पब्लिकली। स्टैमरिंग चालू हो गई थी। हुँ। रूम में गया, रोने लगा, एंड आई क्राइड फॉर आवर्स। और कई बार वो एक मोमेंट आता है ना, जब पास्ट की सारी मेमोरीज़ ऐसे दिखने लगती हैं आँख के सामने, हुँ। कुछ ट्रिगर हो जाता है। एग्री। तो आई वाज़ लाइक, व्हाट पीपल आर कॉलिंग माय वीकनेस टुडे, I'm going to transform that into my greatest strength. And I'm going to make sure that anyone who is going through all this will never go through this. And if they are going through this, they will not be alone. They will have a mentor, they will have a community. I didn't know how, but I'm going to do this. पता नहीं ये कहाँ से भीतर आया। उसके साथ एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये सारा पेन ठीक है, क्योंकि वो खाली हो गया थोड़ा रो के, तो अंदर से कुछ जागा। हुँ। Beyond all these challenges, beyond all this conflict, beyond all this sorrow, beyond all this suffering, beyond all this grief, there is an infinite potential within. There is limitless genius within. And somewhere, while going through all this, I have always known this. And I want to I want all of you who is watching this to reflect. Is this not even applicable to you? Ki beyond whatever you're going through in your life, whatever challenges you have gone through in the past or whatever you are facing in the present, don't you have infinite potential and genius, and somewhere there is a part in your consciousness which is aware of it? I want you to focus your energy there, because where focus goes, energy flows, and that expands. Grass is greener not on the other side but where you water it the most. तो वहां से मैंने कमिट किया कि मैं इन तीन ही चीजों पे फोकस करूंगा। अब कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मुझे, रास्ता कुछ नहीं पता, वे नहीं पता। बट जब आपका पूरा बीइंग ये डिक्लेयर कर देता है ना ब्रह्मांड में
यूनिवर्स में। एक एक सेल आपका बोल देता है कि अब तो मुझे यही करना। तो फिर ऐसे मिरेकल्स आपके साथ होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे जीवन में ऐसे मिरेकल्स हुए कि वो जो बिगेस्ट वीकनेस थी, जो स्पीक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसने मजाक उड़ाया, विद दैट पावर, with those speeches, with those seminars, with those webinars, with those workshops, till now, I have helped over 100,000 people, as I said, in 6 continents, to help them overcome their challenges, their stresses, their anxieties, their traumas, their financial issues, their conditionings of the past, and to really tap into their potential, find their purpose, create prosperity for themselves, and reach their highest possibilities. With the same thing, which was my weakness, which was speaking, today, miraculously, and with my commitment, of course, with discipline, dedication, devotion, I've transformed that into one of my greatest strengths, which has empowered me to empower over 100,000 people across 6 continents to overcome their challenges, to overcome their traumas, to overcome their daily stress, anxiety issues, tap into their true potential, their genius, and create prosperity, create productivity, create passion, profoundness, and peace in their lives. And for that work, I have been acknowledged and appreciated by a giant, a Nobel laureate, His Holiness the Dalai Lama, and many other wonderful and impactful leaders of this world. So that has been the journey. जैसा मैं बता रहा था कि जब आप कमिट कर लेते हो अपने पूरे बीइंग के साथ में और उसको डिक्लेयर कर देते हो, तो हमारे प्रोग्राम में भी एक हम पार्ट रखते हैं जो हमारे रिट्रीट्स होते हैं। तो इसी ये जो मेरे साथ अनुभव घटा, यही मेरे फिर प्रोग्राम के पार्ट में। तो हम वी डू समथिंग कॉल्ड द डिवाइन डिक्लेरेशन, जो हमारा डिवाइन डार्कनेस रिट्रीट है। दैट व्हाट आर यू डिक्लेयरिंग नाउ बियॉन्ड योर पास्ट, इन द मोमेंट, ड्रॉपिंग ऑल दोस थिंग्स। ऑफ कोर्स एक बार बोलने से ड्रॉप नहीं होता है, प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। बट जब आप डिक्लेयर करते हो ना, तो आप एक लहर इस यूनिवर्स में छोड़ देते हो और फिर वो अपने आप मटेरियल रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है एंड थिंग्स स्टार्ट टू हैपन टू पीपल। हमारे पास एक लड़की आई थी हमारे डिवाइन डार्कनेस रिट्रीट में। माँ बाप, अराउंड 25 साल की थी। मैसिव ट्रॉमा फ्रॉम चाइल्डहुड, सेक्सुअल अब्यूज, पेरेंटल अब्यूज, पेरेंट का डिवोर्स होने वाला है। 5 साल से एंग्जाइटी पिल्स पे, 5 साल से थेरेपीज ले रही है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है, थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रही है। नथिंग इज हैपनिंग, in the same loop again and again and again. She comes to our program. She says, I will join this program only if you will help me to become the woman of my dreams. ये उसका commitment था. I was like, what is the woman of your dream? She said, who is courageous, who is bold, who is confident, and who helps people around her. I said, experiment with it. If it works, keep it. If it doesn't, never come back again. But just play with it. Let's see what happens. After 4 days, and this was a person, ये पहले हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में आई थी, बिफोर द 4 days ऑफ रेसिडेंशियल रिट्रीट, जो डिवाइन डार्कनेस रिट्रीट है। तो पहली बार जब ऑनलाइन प्रोग्राम में हमने मेडिटेशन कराया था, तो इसकी आंखें खुली हुई थी। तो जूम पे होते हैं सेशन। तो मैंने बोला, क्या हुआ, आंख आप बंद करो। तो बोलती, सर मेरे को एंग्जाइटी होने लगती है आंख बंद कर। ये वो लड़की है जो 4 दिन सैट विद हर आईज क्लोज्ड। ऑन द 5th day, after that, during the 4 days also, she never took the medicines of anxiety, never took the pills, didn't get even a single anxiety attack. जो उसे 5-5 घंटे तक एंग्जाइटी अटैक आए थे, इन 4 दिनों में एक भी बार नहीं आया। उसको लगा अच्छा एंग्जाइटी अटैक के बियॉन्ड दुनिया भी है। 5वें दिन वहां से निकली, कहती है, आई हैव बिकम द वुमन ऑफ माई ड्रीम्स, आई डोंट हैव दोज फियर्स, दोज एंग्जाइटीज एंड दोज पिल्स एनी मोर। एंड टुडे शी इज एन ऑथर ऑफ अ बुक, शी इज अ टेड स्पीकर, एंड शी इज अ इमोशनल वेलबींग कोच फॉर women. Look at the transformation. Very good. Impressive. And these transformations come in people's lives not because I'm doing something. This comes because of the systems, because of the processes, because of the tools of transformation which they go through in the program, in the retreat. We are just facilitators. My goal is to keep myself empty so that that system is facilitated well, and something higher than me,
can take over and facilitate that transformation, transmit that breakthrough, transmit those transcendental experience. I guess. So that's how the processes and the retreat. बट मेरा एक सवाल है, जब भी आपके जैसे लोग जो कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते हैं, मेरा एक सवाल है कि आपकी एक जर्नी रही है, आपने एक यात्रा की है जिसमें कि आपने एक पेन सहा और आपके अंदर एक एनलाइटमेंट हुई और आप इस रास्ते पे निकले। मैं नहीं बोलूँगा कि आपने वो गोल पा लिया, बट आप उस जर्नी पे हो, काफ़ी टाइम आपने दिया। तो आपको लगता है कि आपके जो सेशन होते हैं जिसमें कि आप उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर उनके पास्ट ट्रॉमा को हटाते हैं उनकी लाइफ से, क्या वो 2-5 दिन के 7 दिन के दिनों में संभव है? सो दो चीज़ें हैं इसमें। हुँ। तो पहले तो गोल पास्ट ट्रॉमा को हटाना नहीं है। अच्छा। गोल है उनके पोटेंशियल को जागृत करना। हुँ। कुछ नया नहीं डालना, जैसे मैंने बोला टंकी नहीं भरनी, हुँ। भीतर से निकालना, कुआँ निकालना है। कुएँ में से पानी निकालना। और कुआँ नहीं है, वो असल में असीम सागर है। एवरी इंडिविजुअल कम्स विद इनफाइनाइट पोटेंशियल, विद लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। बस उसको उजागर करना। अब वो हो नहीं पा रहा है, उसका कारण है पास्ट ट्रॉमा। बट पास्ट ट्रॉमा गोल नहीं है। वो एक स्टेप है जिसमें वो ड्रॉप हो जाएगा और फिर ये इनफाइनाइट सेल्फ रिवील होगा, रियलाइज़ होगा, एक्सपीरियंस में आएगा। अब आपने पूछा दूसरा सवाल कि आपने 15 साल की यात्रा करी, हुँ। तो 15 साल की तो कहने का शायद ये मतलब होगा कि क्या बाकियों को भी 15 साल की यात्रा करनी पड़ेगी? 4 दिन में कैसे हो सकता है? राइट। जो क्योंकि रिट्रीट तो 4 दिन का है। हाँ। तो इसका मैं सिंपल सा आंसर दूँगा। आप कभी बॉम्बे से पूना गए हो? बिल्कुल। पहाड़ों वाला रास्ता है। हुँ। तो काफ़ी साल पहले वहाँ पे कुछ रास्ते नहीं हुआ करते हो, हाईवेज़ नहीं हुआ करते हो, बस पहाड़ ही होगा। हुँ। किसी ने फिर पहले छेनी हथौड़े से खोदा होगा, हुँ। फिर रास्ते बने होंगे, हुँ। फिर और एडवांस मशीन से रास्ते बनाए गए होंगे, हुँ। फिर प्रॉपर अच्छे हाईवेज़ बन गए। अब आप बहुत स्मूथली जाते हो, हुँ। तो आप उस हाईवे से चल के जाते हो ना। क्या आप दोबारा से छेनी हथौड़े से खोदना चालू कर उसी हाईवे से जाएँगे। उसी हाईवे से जाते हो? तो अब किसी ने जब एक रास्ता बना दिया है, जो आपके लिए ईज़ी है, एफर्टलेस है, उसपे अगर आप आराम से चल के जा सकते हैं, तो दोबारा 15 साल की यात्रा करने की क्या या 150 साल की यात्रा करने की क्या ज़रूरत है? अब जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब। 999 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए, तो फिर उसके बाद में एक बल्ब बन गया। अब आप थोड़ी 900 हम थोड़ी 999 एक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम तो बटन दबाते हैं, ये देखिए लाइट्स। अब तो पहले तो वो सिंपल सा टंगस्टन बल्ब आता था, अब तो एलईडी। कितने प्रकार के एलईडी बल्ब्स और क्या-क्या लाइट्स आ गई, कितने एडवांस लाइटिंग्स आ गई। तो वो एक बेस था, उससे फिर हम आगे बढ़ते गए। तो वैसे ये जो यात्रा हुई, इससे कुछ टूल्स निकल के आए, कुछ सिंथेसिस निकल के आया, कुछ डिस्टिल्ड एसेंस निकल के आया एंशिएंट स्पिरिचुअल साइंसेस का, वेदों का, तंत्र विज्ञान का और मॉडर्न न्यूरो साइंसेस का, साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। हुँ। इसको जब हमने साथ में फ्यूज़ किया, उसको हम अपने प्रोग्राम्स में ऑफर ये किया। जो आपकी किताब है जो मैं काफ़ी जी, देर से देख रहा हूँ टेबल पे रखी हुई है, जी। ये बुक क्या इन्हीं जो आप करते हैं ट्रॉमा ओवरकम करने उसकी बुक है या फिर ये ओवरऑल फिलॉसफी की बुक है? तो सर पहले तो मैंने बोला जैसा कि ये ट्रॉमा ओवरकम करना गोल नहीं है। अपने पोटेंशियल को ह्यूमन जागृत करना है। ह्यूमन जीवन का गोल दर्द से उभरना नहीं है। ह्यूमन जीवन का गोल है आनंद को, परम आनंद को अनुभव करना, इटर्नल ब्लिस को एक्सपीरियंस करना। और जो वर्ल्ड में आपकी क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है, उसको पूरी तरीके से जागृत करना और उसको व्यक्त करना, उसको एक्सप्रेस करना, जिससे आप लोगों की लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ। तो पहले तो वो है। दूसरा आपने पूछा कि इसमें फिलॉसफी है क्या? तो अगर आप देखें, तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ रिलीजन, दिस इज नॉट अ फिलोसफी, ओह! दिस इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ओके। अ लिविंग ब्रीदिंग मैनुअल ऑफ अवेकनिंग। तो ये अवेकनिंग की मैनुअल है, इसमें कोई फिलॉसफी फॉलो करने की आपको, जैसे देखिए, फिलॉसफी है कि आपकी कोई फिलॉसफी है, मेरी कोई अलग फिलॉसफी हो सकती है। ये तो एक विचारधारा हो गई, बिल्कुल। एक दर्शन हो गया, हुँ। सबका अलग हो सकता है। लेकिन जो ह्यूमन मैकेनिज्म है, उसका एक मैनुअल है ये। उसका एक मैनुअल। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बल्ब का ही एग्जांपल दिया। अब आपकी कुछ भी फिलॉसफी हो, आप किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, मैं किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं आप नीचे को पढ़ते हो, मैं कार्ल मार्क्स को पढ़ता हूँ। लेकिन जब मैं ये बटन दबाऊँगा, तो बत्ती आपके लिए भी वही जलेगी, मेरे लिए भी वही जलेगी। तो सिस्टम, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस आर नॉट फिलॉसफीज़। उसका फिलॉसफी से कोई लेना-देना ही नहीं, बिलीफ से कोई लेना-देना ही नहीं। अब जैसे ग्रेविटी है, आपका कोई भी बिलीफ हो, कोई भी सिस्टम हो, आप कुछ भी मानते हो, ग्रेविटी आपके ऊपर भी वैसे ही एप्लीकेबल होगी, मेरे ऊपर भी वैसे ही एप्लीकेबल हो।
ये एसी चल रहा है, आप लाख बिलीफ लेके आओगे, मेरे को ठंड नहीं लगेगी, कपड़े उतार के बैठ जाओ, आप बोलो नहीं मेरा बिलीफ सिस्टम, उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दो, आप रात भर बैठे रहो, फिर आप अपना बिलीफ सिस्टम बिल्कुल कहीं और ही छूट जाएगा पीछे आपका बिलीफ सिस्टम और फिलोसफी सारी। कितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ाओ, वो कहीं और ही छूट जाएगा। एग्री। मैं अपनी फिलोसफी, मान लो कोई टीचर आया फिलोसफी का, उसने बोला कि आप 50वें माले से कूदोगे फिर भी उड़ोगे क्योंकि आप मेरे डिसाइपल, मैं गुरु हूँ। कूद तो उसके बाद आत्मा उड़ेगी आपकी, तो आप बॉडी नीचे। so there is something called philosophy, there is something called existence, there is something called experience, नहीं, which is beyond philosophy, तो आपकी which is a आपका simple, क्या माइंड रोल है पूरा? तो these are step by step scientific processes, ओके। as I said, हम्म। कि सबसे पहला जो गोल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आज का मनुष्य है, जो हम अभी तक डिस्कस वही करते हैं कि बहुत सारा बैरियर, बहुत सारा बैगेज, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स, राइट। ये आपकी कॉन्शियसनेस के बैरियर्स बन, जिससे आप ट्रूथ जैसा है वैसा देख नहीं पा रहे हो, आप जैसे हो अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, आपकी क्षमता पूरी तरीके से जा नहीं रही है, जो 24 घंटे आपको परमात्मा ने दिए हैं इसका मिशन। उसका पूर्ण इस्तेमाल आप कर ही नहीं पा रहे। वो डिस्ट्रैक्शंस में जा रहे हैं, वो मीडियोक्रिटी में जा रहे हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हैं। एग्री। ये बैरियर्स बन गए बाहर। इसके कारण हमने देखे, और भी बहुत सारे कारण, ट्रॉमास हमने बोला। अब जैसे डेली लाइफ में ही मान लो बॉस ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, अब आप कुछ बोल तो सकते नहीं हो, लेकिन जब डांटा तो आपके दिमाग। ब्रेन में वो साउंड गया, सबकॉन्शियस अब बेटा दिया। वो साउंड गया, आपके बॉडी ने केमिकल रिएक्शंस किए, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हो गया, आपके बॉडी में एड्रेनलिन रश हो गया, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी हो। जैसे आप तब थे जब हम जंगलों में थे, या तो लड़ते थे या तो फाइट करते थे या फ्लाइट करते। आज ना फाइट कर पा रहे ना फ्लाइट कर पा रहे, अपनी भावना दबा के बैठे। अब रोज सुबह मनुष्य नहाता है, क्यों नहाता है? बॉडी में कचरा जमा था, पसीना था, धूल मिट्टी थी, ट्रैवल करके गए थे ऑफिस से घर, नहा लिए। अब इमेजिन करो इस तरीके की भावनाएं हम अपने बॉडी में कितने सालों से लेके बैठे, वेरी इंटरेस्टिंग। कितने सालों से, और कितना ज्यादा बैगेज बढ़ गया है। अब इसको लेके हम चल रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया कि वही 5 साल के बच्चे को एक बार देख लो, थोड़ा बाहर निकल के समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। वी हैव डन एवरीथिंग इन आवर लाइफ to become more happy, to become more joyful. But if we reflect back, without doing anything, we were much more happy. What has happened? These barriers. तो रोज बॉडी को तो शावर दे रहे हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट द इनर शावर? व्हाट अबाउट गिविंग शावर टू योर हार्ट? व्हाट अबाउट गिविंग शावर टू योर सोल? व्हाट अबाउट सोल शावर? तो वो हो नहीं पा रहा। तो ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप भीतर आपको क्लेंस कर देता है। तो जितना अब तक का गार्बेज था, जो आपको बहुत बड़ा लग रहा था, जिसकी वजह से आपको ट्रिगर्स हो रहे थे, जो आपको दिख भी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से गुस्सा आउटबर्स्ट हो जा रहा था, विस्फोट हो जा रहा था घर में, जिसकी वजह से किसी की शक्ल देख के कुछ ट्रिगर हो जा रहा, जिसकी वजह से अपने पिताजी को गले नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से अपनी माता से प्रेम से बात नहीं कर पा रहे थे, चिड़चिड़ा के बात कर रहे, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि शादी में संबंध क्यों खराब हो, जिसकी वजह से बच्चे को डोमिनेट कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, और फिर इतना चिल्ला दे रहे थे कि बाद में खुद गिल्टी फील कर रहे थे। वो सारा भीतर से धुल जाता, आप एम्प्टी हो जाते हो, खाली हो जाते। अब खाली होना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल काम है। आसान है। अच्छा। आसान इसलिए है क्योंकि अगर सही प्रोसेसेस यूज करोगे तो आसान। बल्ब जलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सिस्टम मिल गया तो आसान है ना, बटन नहीं तो दबानी है। अब ये जो माइक्रोफोन है, यहाँ से करोड़ों लोगों तक आवाज पहुंच जाएगी। 1000 साल पहले मुश्किल काम था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज ये सिस्टम है, आज ये वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, आसान काम, तो मुश्किल काम नहीं है। मेरा कहने का ये अर्थ है कि खाली हो जाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आसान हो या मुश्किल उसकी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब आप अंदर से खाली हो जाते हो तो आपका पहले तो जो ट्रू सेल्फ है वो आप जान पाते हो। उसके बियॉन्ड जो आपका डिवाइन सेल्फ है वो भी अवेकन होने लगता है। वो कैसे होता है? जो हमारा रिट्रीट है, एक उदाहरण से समझते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ में कि बगल में ट्रैक्टर चल रहा था या ड्रिल मशीन चल रही थी, बट आपको सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि दिमाग के अंदर जो ड्रिल मशीन चल रही थी उसका साउंड बहुत वो लाउड था। लाउड था। कभी आपने देखा होगा, ऐसा होता है, घर वाले आपसे कुछ बोल के चले गए, माता जी कुछ बोल के, सुना ही नहीं क्या बोला, होता है, दिमाग का साउंड बहुत था। बिल्कुल होता है। तो परसेप्शन आपका ब्लॉक हो गया था, सेंसेस भी ब्लॉक हो गए थे, आप जो हो रहा है वो देख नहीं पा रहे हो।
क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एग्री। अब कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह उठे, अच्छे मूड में थे, मन शांत था, या रात हो गई, थोड़ा मन शांत हो गया, बाहर के डिस्ट्रैक्शन भी शांत हो, घड़ी की टक सुनाई दे रही है। कभी ऐसा भी हुआ है कि मन और शांत था, थोड़ा आनंदित था, संगीत बजा तो भाव आ गए। मन और शांत था तो इतने भाव आ गए कि आंख में से आंसू बहने लगे और यू स्टार्ट टू फील वन विद द म्यूजिक। जब मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जब कोई भी साउंड नहीं बचता आपके भीतर, जब आप खाली हो जाते हो, तो यू नॉट जस्ट बिकम वन विद दैट म्यूजिक बट यू बिकम वन विद द म्यूजिक ऑफ द एग्जिस्टेंस, जिसको हम ब्रह्मनाथ बुद्ध। तो पीपल हु कम टू आवर प्रोग्राम्स दे एक्सपीरियंस दैट वननेस विद पीपल अराउंड देम, विद पीपल इन देयर पास्ट, विद पीपल इन देयर लाइफ एंड विद द एंटायर यूनिवर्स। आपने पूछा था कि परमात्मा क्या है, तो ये जो होल कॉस्मिक वननेस है, वही तो क्रिएशन है, वही क्रिएटर है। उसी के साथ वन हो, और आप ही का इंस्ट्रूमेंट है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। आपका ही शरीर है, आप आपका ही मस्तिष्क, आपका ही मन, अगर आप सही प्रोसेसेस करो तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, तो आप उसका ग्लिम्स ले सकते हो। तो आपका बिलीव है सोल और परमात्मा में, और आप? देखिए, एक है बिलीफ, आपने पहले भी बोला, हाँ। मैंने वही बोला, आपका बिलीफ, आप बिलीफ लेके पहाड़ पे चले जाओ हम्म। और चोटी से कूद जाओ हम्म। कि मैं तो उड़ जाऊंगा, तो बिलीफ से कुछ नहीं होगा। अनुभव अगर है, अनुभव है। उन अनुभवों के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ, बिकॉज इट विल बी टू फेरी टेलिश फॉर पीपल टू बिलीव। और मैं अपने आप को उन बातों से भी दूर रखता हूँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट में मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो है नहीं। मेरी लाइफ का पर्पस है लोगों को रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देना, अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से, जिससे वो अपनी डेली लाइफ को बेहतर कर पाए, अपने 24 घंटे का पूरा इस्तेमाल कर पाए, अपने पोटेंशियल पे, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जी पाए। क्योंकि मेरा मानना, पेन इज नथिंग बट पोटेंशियल अनएक्सप्रेस्ड एंड पॉसिबिलिटीज अनएक्सप्लोर्ड। एग्जैक्ट। आपने देखा होगा, जिस दिन, जो भी दिन आपने अपना 100% दिया, उस दिन आपने 100% जिया, और उस दिन आपका आनंद भी बहुत ज्यादा है, आप थकते भी नहीं हो, आपकी ऊर्जा बढ़ती रहती है। एग्री। मैंने इसलिए पूछा आपसे कि आपके अनुभव के बारे में, हाँ। क्योंकि मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं हम्म, जो बड़े महाराज हैं, बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं भारत के, और मैं सबसे पूछता हूँ, हम्म, क्योंकि मेरा मन है कि मैं अगर आपसे मिलता हूँ और आपके अंदर अगर कोई ऊर्जा है और आपने इनलाइटमेंट महसूस की है, मान लो कि आपने शायद हासिल ना किया हो, बट उस चेतना को थोड़ा हम्म। आपने नहीं, वो आपको कैसे पता हाँ से हो सकता घर से आओ, क्योंकि जो महाराज जी आ रहे हैं उस चेत पे तो वो तो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं भगवान का भक्त हूँ। तो मैं एक बड़े महाराज जी हैं रामभद्राचार्य जी, उनसे भी मैंने सेम सवाल किया था कि महाराज जी क्या आपने आपने तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली राम मंदिर के लिए, तो क्या आपने भगवान राम को देखा है, महसूस किया है? तो उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस बताया, और जो कि पॉडकास्ट में अवेलेबल भी। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगर ये अनुभव है तो आदमी मेहनत करे, अगर कोई अनुभव भी नहीं हो रहा है तो हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों फाइट करूँ? अगर मेरे चेतना को जगाने से भी कोई परमात्मा नाम की कोई चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी फाइट करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि एक एहसास है जो कि शायद आप बता नहीं सकते, या फिर बताना अभी शायद मुमकिन नहीं है इस फेज़ पे। तो आपने पूछा कि आपका पुनर्जन्म, हाँ, नहीं मैं आपका पहले एक अनुभव बोल रहा हूँ कि जिससे कि आप अनुभव तो मैंने अभी बताया ना, जब आप शांत हो जाते, जब आपकी चेतना पूरी शांत हो गई, जब आपके अंदर से सारे बैरियर्स गिर गए, जब आपने उस नथिंगनेस को, या जो उस एम्प्टीनेस को अंदर महसूस कर लिया, तो फिर व्हेन यू आर नथिंग देन यू आर एवरीथिंग। एग्री। जैसे आपने बहुत बताया कि 5 दिन के अंदर 1 या 4 दिन का जो भी आपकी प्रोसेस है, तो आप करते क्या हैं उसके बीच में? मतलब क्या प्रोसेस होता है? या कोई कोई आपसे जुड़ना चाहे, तो क्या उनको ऑनलाइन भी आप हील करते हैं? जी, या फिर ज़रूरी है कि कोई कैंप, वीकली कैंप लगता है उसमें ही आना पड़े लोगों को? तो ऑनलाइन हमारा एक प्रोग्राम होता है हुँ। जो 21 डेज का होता है, इट्स कॉल्ड अनलीश द अल्टीमेट यू, जो एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम। तो वो एक बेसिक लेवल का फर्स्ट लेवल प्रोग्राम है, जिसमें इंसान, ये थोड़ी थोड़ी लेयर्स खुलती, हुँ। खुद के भीतर की भी लेयर्स खुलती। जैसे मैंने बोला कि जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी लाइफ का पर्पस है, उसके बारे में आपको एक क्लैरिटी आती है। जो आपके बैरियर्स बने हुए हैं, वेल्थ के अगेंस्ट, रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट, जो किसी कारण आते हैं, फैमिली से आते हैं, रिलीजियस रीजंस की वजह से आते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम या फिलोसफीज की वजह से आते हैं, जो लाइफ अफर्मेटिव नहीं, इसी वजह से लाइफ ग्रो नहीं कर रही, इवॉल्व नहीं कर रही, बट डिप्लीट हो रही है या स्टैग्नेंट है, उसकी अवेयरनेस आती है, कुछ खत्म होता है। लेकिन बात यही है कि अब इतना टाइम या इतने साल की वो जो ट्रेनिंग हुई है डिप्लीशन में, वो
कितना टाइम लगेगा क्योर करने के? बिल्कुल लंबा टाइम लगेगा। लंबा टाइम नहीं लगेगा, उतना टाइम नहीं लगता, जैसा मैंने पहले ही बोला। टेक्नोलॉजी आ चुकी है आपके पास में। तो ये 21 डेज में इसकी एक बेसिक लेवल की क्लैरिटी आती है, थोड़े चेंजेस आते हैं, अच्छा। एंड दीज चेंजेस आर गुड इनफ फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू लिव अ हैप्पी लाइफ, to live a peaceful life and achieve some success in their daily careers, money, wealth, finances, deal with it with grace, with balance, without losing the mind. But if you want massive transformation, massive मतलब एक नया जन्म पूरी तरीके से, कि एक जैसे नवजात शिशु होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, complete clean slate, then we have this 4 days of retreat called the divine darkness retreat, जहां पे आप जब अपने आप को उस प्रोसेस में, उस स्पेस में जो इस तरीके से क्रिएट करी गई है एनर्जेटिकली, जो विच इज कंड्यूसिव फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को जब थोड़ा सा सरेंडर करोगे, तो जो आपका जितना भी पास्ट है, नोन अननोन, जिस तरीके से आप बड़े हुए हो, अपने बारे में सोचते हुए आपके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, जो आपको लगता है जी। वो सारी आपसे छीन ली जाती है और वो कहीं समुंदर में जाके डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाहर जब आप निकलते हो, यू आर अगेन दैट न्यूली बॉर्न बेबी विथ क्लीन माइंड बट विजडम ऑफ द पास्ट. Wisdom of the past means wisdom and memory are two different things. Okay. When memory has emotional charge associated with it, then it impedes you, then it distracts you, then it deludes you, Right. then it causes suffering and sorrow and grief in you, Right. then it triggers. But when emotional charge is released and that memory is just there as if it's someone else's story, and you can just watch it, but it doesn't cause any sensation in your body the way you were when you're a newborn baby. So you are a newborn baby, but with the experience and wisdom of your past, now which you can use to create something magnificent in your life. So you are a clean slate of consciousness. अच्छा, आजकल आपने मैनिफेस्टेशन की बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो कहते हैं कि आप एफर्मेशंस करो, आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो। एक्टिवेट करो, उसको सिग्नल्स दो, हम्म। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये बातें होता है कि आप पॉडकास्ट लेते हैं तो आपने बहुत बार सुनी भी होगी। बिल्कुल। अब थोड़ा इसको देखते हैं ध्यान से। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो हम काफ़ी सालों से आजकल, क्योंकि वेस्टर्न पर्सनल ग्रोथ और वेस्टर्न रिबाउंड स्पिरिचुअलिटी आई है, तो कहते हैं सब चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर लाइफ विल चेंज। सुना है आप कितनी बार? बिल्कुल। तो एक बार देखें इसमें थोड़ा डिटेल में, डीप में जाए थोड़ा। 100%। तो मैं ना थोड़ा डीप में जाना इसलिए पसंद करता हूँ, क्योंकि आई फील इन ओनली इन डेप्थ देयर इज डिविनिटी। मतलब देखो क्या है कि आप समुंदर के सरफेस पे जाओगे ना, तो आपको कुछ मछलियां मिलेगी, लेकिन अगर आपको मोती चाहिए तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कि आप गहरे में जाने की। डीप डाइव करो। तो मैं खुद भी एक कॉन्शियसनेस का डीप डाइवर हूँ। तो तो इसको थोड़ा सा डीप में जाते हैं। कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं अभी है क्या? सबसे पहले सबकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है? कार्ल यूंग जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड होता है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड होता है, कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड होता है। ओके। ये वेस्टर्न फिलॉसफी। साइकोलॉजी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी है। आपने कभी ये वर्ड्स रमन महर्षि से नहीं सुने हो? नहीं। ये कभी विवेकानंद से नहीं सुने हो? नहीं। ये कभी परमहंस योगानंद से नहीं सुने हो? ये कभी नानक से नहीं सुने होंगे, कबीर से नहीं सुने हो। तो लेकिन वो चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो कारण क्या है? इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे इसी का उदाहरण लेते हैं, हमारे डिवाइन डार्कनेस रिट्रीट का एग्जांपल लेते हैं। तो इसका नाम पहले तो डिवाइन डार्कनेस रिट्रीट क्यों है? क्योंकि डार्कनेस बोल रहा हूँ, तो कई लोग डार्क को नेगेटिविटी के साथ भी जोड़ते हैं। ये डार्कनेस हो सकता है, अंधेरा हो सकता है। तो इसमें 4 दिन चारों तरफ से अंधकार होता है। अच्छा। जी। ये योगा का 5th लिम्ब है, जिसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो योग में होता है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। इस पे आएंगे डिटेल में बाद में कभी। तो प्रत्याहार क्यों बनाया गया? आपने सुना होगा प्राचीन काल में योगी, तपस्वी, सन्यासी हिमालय की गुफाओं में जाके ध्यान करा करते थे। आज भी अगर आप तिब्बत में जाओगे या टिबेटन मोनेस्ट्रीज में जाओ, तो ऐसी रिट्रीट्स हो रही होती हैं, यहाँ पे जो टिबेटन मंक्स होते हैं वो महीनों महीनों
एक ही जगह रहता है। एक ही जगह पे अंधकार में बैठे हुए होते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो प्रत्याहार जो होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अच्छा। तो आपके जो आपके जो पांचों सेंसेस है, आपकी आंख है, कान, नाक, टच, टेस्ट। हुँ। तो अब अगर आप देखो फॉर एग्जांपल अंधकार क्यों थोड़ा डरावना शुरुआत में लगता है, बट इससे ज्यादा आनंद भी है। मतलब जब लोग रिट्रीट में दूसरे दिन होते हैं, बोलते हैं कि यार ये कैसा आनंद है, ये किस किस दर्जे का आनंद है जो कतई नहीं था। तो क्यों होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक हमने हजारों इंप्रेशंस अपने ब्रेन में रिकॉर्ड किए। हुँ। मानते हो? अब मान लो ये फोन, हम सुबह उठते हैं पूरी तरीके से रिचार्ज होते हैं, ज्यादातर लोग कुछ थके हुए हरे भी उठते हैं, अलग बात है, बट फिर भी थोड़ा बेहतर उठते हैं। और मान लो ये फोन है, फुल्ली बैटरी इसकी चार्ज है, मैं इससे वीडियोस बनाता रहूं लगातार लगातार, क्या होगा? बैटरी डिप्लीट हो जाएगी। हुँ। होगी। मेरी आंखें भी तो यही कर रही है, फोटोज ही तो खींच रही है, ऑडियो विजुअल्स ही तो बना रही है, मेरी मेमोरी में स्टोर कर रही है। हुँ। इसके लिए क्या लग रहा है? मेरी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मेरी बायो एनर्जी लग रही है, वो डिस्चार्ज हो रही है। मेरी ब्रेन एनर्जी लग रही है, मेरी नर्वस एनर्जी लग रही है। और बिलियंस ऑफ फोटोज मैं सुबह से रात तक खींच रहा हूँ। इतने सारे इंप्रेशंस मेरे ब्रेन में जा रहे हैं। हर इंप्रेशन मेरे ब्रेन में कुछ ट्रिगर करके कुछ थॉट्स का सीक्वेंस चालू कर रहा है। एक वो थॉट्स का सीक्वेंस मेरे हाथ में है ही नहीं। तो यहाँ पे दो प्रकार से एनर्जी लॉस हो रहा है। एक तो ये रिकॉर्डिंग करने में, एक तो वो जो थॉट अंदर ट्रिगर हो रहे हैं। अब थॉट को भी अगर आप समझें एक बार, हमारे दिमाग में कितने सारे विचार आते हैं, लाखों विचार आते हैं दिन भर में। क्या हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल है। क्या? तो अगर आप ध्यान से देखें हर विचार को, तो विचार क्या है? एक ऑडियो विजुअली तो है। हमारे ब्रेन में हजारों लाखों करोड़ों ऑडियो विजुअल अंदर चल रहे हैं, टेलीविजन चल रहे हैं। आप इमेजिन करो इस कमरे में मैं हर जगह टीवी लगा दूं, हर जगह, सबको सुनना है आपको। और सब चल रहे हैं एक साथ, तो क्या होगा? कितना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा। कई बार ऐसा हुआ होगा, आप देखते देखते या बहुत ज्यादा सोचने लगते हो तो थक जाते हो। इतना आप स्विमिंग करके, जिमिंग करके, कसरत करके, व्यायाम करके नहीं थकते हो जितना कई बार सोचते सोचते थक जाती है बॉडी, डिप्लीट हो जाती है, यहाँ काले घेरे आ जाते हैं। होता है क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी है वो इतने सारे ऑडियो विजुअल्स प्रोड्यूस कर रही है। और क्या ये आपके हाथ में नहीं है? नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके हाथ में होते, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा गहरे में देखो, तो आपकी सफरिंग, आपकी स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी का रीजन क्या है? ये जो ऑडियो विजुअल अंदर चल रहा है, जो नेगेटिव वाले हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए। वो ही दिखते हैं, वो दिख रहे हैं, और उसकी वजह से रियलिटी नहीं दिख रही है। जब आप हैप्पी होते हो तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो थोड़े डोमिनेंट हो जाते हैं। और ये सब कहाँ से आए? वो पास्ट की रिकॉर्डिंग से ही आए हैं। क्योंकि उसके अलावा आपका ब्रेन और प्रोसेस ही क्या कर सकता है? जितना उसके पास इंफॉर्मेशन है उसी के वो विचार बनाता है। ये जो विचार है आपके ब्रेन में चल रहे हैं, मान लो आपको एक रिमोट मिल जाए जिससे आप ये सारे विचार बंद कर दो, वो सोचो आपके पास कितनी ऊर्जा बचेगी। इतनी ऊर्जा जो कंज्यूम हो रही थी वो बच गई, प्लस आप बाहर से, क्यों ये ऊर्जा बच गई? क्योंकि बाहर से ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो जो बाहर से ट्रिगर हो रहा था उसमें जो ऊर्जा लग रही थी फोटोज खींचने में आंखों से, बातें सुनने में, उसको प्रोसेस करने में कानों से, ये ऊर्जा बच गई, ये भी बच गई। नाउ दिस एनर्जी, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल फॉर यू। अभी अंदर जो बाहर पहले वेस्ट हो रही थी, इसीलिए प्रत्याहार जो योग का पांचवा लिंब है योग शास्त्र का, जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है पतंजलि द्वारा, तो ये ऊर्जा अब आपके भीतर इल्यूमिनेशन क्रिएट कर रही है। अब कैसे, मैं बताता हूँ। इमेजिन करिए ये जो पूरा कमरा है, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। ये जो पूरा कमरा है ये पूरा अंधकार में है, पूरा अंधकार में। अब मैंने एक छोटा सा बल्ब उस कोने में लगा दिया, बहुत छोटा, एकदम कमजोर सा बल्ब लगा दिया। तो क्या पूरा उस कोने में कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत उसके आसपास दिखेगा। बिल्कुल। और मेरे को वहां पे अगर सफाई करनी हो, वहां पे मान लो सांप बिच्छू भी हो, मान लो ये हजारों सालों से कमरा बंद है अंधकार में, जिसमें सांप बिच्छू, मेढक, अ, सब कुछ। मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। और वहां पे मैं अंदर आया, यहाँ पे छोटा सा अगरबत्ती लगी हुई थी, छोटा सा दिया लगा हुआ था, वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, बस उतना दिख रहा है। तो मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी वो वहीं पे कर पाऊंगा, थोड़ी बहुत सफाई। वहां का क्या? वो तो अंधकार में है ना। जैसे बोलते हैं कि सबकॉन्शियस इज 90%, ये बोलता है 10% इज कॉन्शियस। 90% अंधकार में। तो 90% जो अंधकार में है उसमें जो दिख ही नहीं रहा, आपको झाड़ू कैसे लगाओगे, क्लीन कैसे करोगे? अब मान लो मैंने उसकी जगह पे एक बड़ा ऐसा बल्ब लगा दिया, या बड़ा लाइट लगा दिया, हेलोजन बल्ब लगा दिया। हुँ। अचानक से पूरे कमरे में रोशनी हो। अब जब पूरे कमरे में रोशनी होगी और इतने सालों का कचरा है वो दिखेगा, उसकी सफाई। घबराहट होगी। क्या कर रहे हो? हमें क्यों दिखा रहे हो? ना भी देख रहे थे तभी भी वो सांप बिच्छू मकड़ी भीतर ही थे।
अब बस दिख गए हैं। तो अगर थोड़ा सा डर के ऊपर जाओगे तो पाओगे कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लिबरेट माई सेल्फ, टू क्लेंस माई सेल्फ, टू थ्रो दिस गार्बेज आउट एंड नॉट सप्रेस इट। घर में चूहा मर जाता है, कालीन के नीचे थोड़ी दबाते हो, बाहर निकाल के फेंकते हो, या कालीन के नीचे दबा के स्प्रे मार देते हो और परफ्यूम्स डाल देते हो। हम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ यही कर रहे हैं। दवा अपना सारा जो कचरा है वो कालीन के नीचे दबा दिया और परफ्यूम मार देते हैं। स्माइल, गुड बिहेवियर, मैनरिज्म, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चेंज योर सबकॉन्शियस, ये सारी बातें कर। लेकिन मैनिफेस्टेशन, आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, ये सारी बातें चल, अगरबत्ती जला रहा है कोई, कोई पूजा कर रहा है, कोई रिचुअल्स कर रहा है। बट ये सारी चीजें करने के बाद में वही आदमी जब अकेला बैठता है तो उसको वही तनाव है। सेम फियर है। जब वही सेम मदर इन लॉ का चेहरा देखा तो सेम एंगर आ गया। हो रहा है नहीं क्योंकि वो कचरा भीतर ही भरा हो। लेकिन अब जब प्रकाश आ गया तो उसको आप साफ करके फेंक सकते हो। वैसे ही जब ये ऊर्जा जो बाहर जा रही थी वो जब भीतर की ओर जाने लगती है तो जो पहले नहीं दिख रहा था सब दिखने लगा। वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। और फिर हम उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस करवाते हैं जिससे बिना फियर के, विद अ लॉट ऑफ कंपैशन, विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट, ये सारा कचरा फेंक दिया जाता है। अब परफ्यूम मारने की जरूरत नहीं है। अब क्लीन हो गए। अब ये जो अंधेरा कमरा था आपकी चेतना का, क्योंकि बाहर हमने अंधेरा कर दिया, वो ऊर्जा भीतर आ गई और अंदर का प्रकाश। तो वी कॉल इट डार्कनेस, डार्कनेस आउटसाइड, इल्यूमिनेशन विद इन। तो अब भीतर इल्यूमिनेट हो गए। बाहर कचरा है। अब बाहर भी नहीं, बाहर अंधकार, वो तो रिट्रीट सी में बात कर। अच्छा। और भीतर आप इल्यूमिनेट हो गए। अब आपने वो कचरा फेंक दिया, अब आप खाली हो, न्यू बॉर्न बेबी। इसको हमारे कल्चर में द्विजा बोलते हैं, ट्वाइस बॉर्न। तो एक योगी जब साधना से गुजरता है तो वो अपनी पुरानी कंडीशनिंग को जब पूरी तरीके से छोड़ देता है तो उसको द्विज बोला जाता है, दैट आई एम ट्वाइस बॉर्न। तो ये हमारी संस्कृति में आया। अच्छा, कई सारे क्रिश्चियन कम्युनिटीज में भी ये होता है, कहते हैं यू आर द ट्वाइस बॉर्न। बैप्टिज्म के बाद में कहते हैं आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, तो आपका जो अतीत है वो उन्होंने ले लिया। अब आप पानी में गए, अब आप निकले तो आप नए हो। जी हमारी सभ्यता में हुई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ हवन कर लिए, कुछ मंत्र कर लिए। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, बाहर का तप नहीं, भीतर का। ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन। तो ये प्रत्याहार में होता है। तो बाहर से डार्कनेस क्रिएट कर दी जाती है, इल्यूमिनेशन भीतर हो जाता है, एंड यू आर क्लेंस्ड फ्रॉम योर पास्ट, यू आर वॉश्ड आउट फ्रॉम योर पास्ट, एंड नाउ योर रियल पावर्स, योर रियल पोटेंशियल स्टार्ट्स टू कम इन योर एक्सपीरियंस एंड यू स्टार्ट टू एक्सप्रेस दैट। और वो फिर मुझे आपको फिलॉसफी देने की जरूरत नहीं है, फिर मेरे को आपको कोई बिलीफ सिस्टम बताने की जरूरत, धर्म बताने की जरूरत। वो आपके अनुभव में आ जाता है सब। मतलब एक पेड़ जब बीज से पेड़ बन रहा है, पौधा बन रहा है, वो किसी फिलॉसफी से थोड़ी बन रहा है, वो तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। वैसे ही जब आप अपने कचरे से क्लेंस हो जाते हो तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपके भीतर परमात्मा है। आप खुद ही उसको अनुभव कर लोगे कि आपके भीतर वो जो वास्ट नथिंगनेस है वो क्या है, वो वास्ट इनफाइनाइट सेल्फ है वो क्या है। अब ये डार्कनेस पे एक और चीज, तो लोग कहते हैं कि डार्कनेस क्यों है, डर डर लगता है। तो आप देखो, जन्म जो होता है, जन्म के पहले आप 9 महीने जब माँ के गर्भ में रहते हो तो वो भी डार्क में रहते हैं। बीज जब अंकुर बनने से पहले मिट्टी में रहता है, वो भी डार्क में रहता है। अच्छा, अगर आप ब्रह्मांड में देखो तो लाइट इज अ स्मॉल फिनोमिना, इट इज द डार्कनेस व्हिच परवेड्स द एग्जिस्टेंस। और हम कहते हैं परमात्मा हर जगह है। तो जो हर जगह है वो क्या है, डार्क है। और उस डार्क से निकलता है जीवन। उस डार्क, कहते हैं कुछ नहीं था फिर उससे जीवन निकला, शिव से शक्ति आई। जो नथिंगनेस थी, जो एम्प्टीनेस थी, जो डार्कनेस थी, उसमें से जब ऊर्जा निकली। का विस्फोट हुआ तो हमने बोला कि ये शक्ति है, और उसमें से जीवन निकला, उसमें से ये गैलेक्सी, ये सोलर सिस्टम, ये ब्रह्मांड सिस्टम। तो वैसे ही जब आप जाते हो उस डार्कनेस में और जब ये कचरा निकल जाता है और फिर जब आप निकलते हो तो यू टेक अ न्यू बर्थ, यू टेक अ रीबर्थ। वी कॉल दैट एज अ रीबर्थिंग एक्सपीरियंस। अब आते हैं वो जो सबकॉन्शियस की बात थी। अब हमने यहाँ पे ये नहीं किया कि हमने सबकॉन्शियस को चेंज किया, कुछ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बचा ही नहीं। पूरा आपके चेतना का जो कमरा है वो पूरा इल्यूमिनेट हो गया, अंधकार बचा ही नहीं। तो इट्स वन कॉन्शियसनेस, योर कॉन्शियसनेस, माय कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इट बिकम्स ऑल वन कॉन्शियसनेस, कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड। इसीलिए हम हमारे कल्चर में बोलते हैं कि जिसने इस प्रकाश को प्राप्त कर लिया, वी कॉल देम एनलाइटेंड।
बिकॉज देयर इज नो, और इल्यूमिनेटेड, बुद्ध एनलाइटन हो गए, महावीर इल्यूमिनेट हो गए, नानक अवेकन हो गए, क्योंकि भीतर कोई अंधकार बचा ही नहीं, तो क्या कॉन्शियस, क्या सबकॉन्शियस, क्या अनकॉन्शियस, कोई लेयर ही नहीं बची। दिस इज वन कॉन्शियसनेस, वन विद द एग्जिस्टेंस। तो इसका ग्लिम्स आप ले सकते हो। वेरी गुड, तो वेरी अब यू आर अ क्लीन स्लेट ऑफ माइंड, राइट? अब पहले जब जो मैनिफेस्टेशन की बात हो रही थी, जहां से हमने शुरू किया था कि चेंज द सबकॉन्शियस माइंड एंड लाइफ विल चेंज, योर एंटायर कॉन्शियसनेस इज एम्प्टी नाउ, इट्स अ क्लीन स्लेट। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि एक कैनवस है, इस पे ऑलरेडी पेंटिंग बनी हुई है, उस पे हम नए विजुअलाइजेशन, नई पेंटिंग बना रहे हैं, वो कहाँ से क्लियर होगी? इसीलिए आप कितना भी मैनिफेस्टेशन करते हो, एफर्मेशन करते हो, पास्ट के पैटर्न्स दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रहे हो, क्योंकि वो इतने बड़े हुए हैं डार्क। क्योंकि आप एक ऑलरेडी पेंटेड कैनवस पे पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप उस कैनवस को एम्प्टी कर दो। एग्री? अब जब आपका क्लीन स्लेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वहां पे जब आप कुछ क्रिएट करोगे, जैसे मैंने बोला डिवाइन डिक्लेरेशंस करोगे, वहां पे जब आप विजुअलाइजेशन करोगे, वहां पे जब आप अपनी चेतना को बताओगे कि मुझे इस धरती पे क्या हासिल करना है, क्या क्रिएट करना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है, इट इज बाउंड टू फाइंड मैनिफेस्टेशन इन रियलिटी, because now you're so powerful, you're tremendously empowered to create your life the way you want it and become the master of your destiny. एग्री। ठीक है। अभी एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आपने बार-बार ज़िक्र किया कि वही थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब ढूँढ लिया और पुणे हाईवे में पुल बन गए, टेक्नोलॉजी आ गई। जी। आपकी ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आपके पास आ गई यार? वाओ, गुड क्वेश्चन। तो मेरी टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया कि वो दिन था जब मैंने बहुत दर्द सहा और बोला कि आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म माय बिगेस्ट वीकनेस इनटू माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, एंड आई रियलाइज दैट आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल व्हिच एवरीबॉडी हैज। बट मेरी जिंदगी का मकसद ही बन गया उस दिन से हुँ, कि इसी को देखूंगा, इसी के बारे में सोचूंगा, इसी को जागृत करूंगा, इसी को शार्पन करता रहूंगा। हुँ। जैसे मजदूर होता है ना, जो छेनी हथौड़ा लेके पत्थर लगा को हुआ मूर्ति बनाने में लगा हुँ, हुआ, मुझे पता भी नहीं था कैसे करूं, बट ये था कि इसको करूंगा। और अगर मैंने ये कर लिया, अगर मैं ये दो चीजें कर पाया, अपने पेन को ट्रांसेंड कर गया, अपने सॉरो और अपनी सफरिंग को ओवरकम कर लिया, उसमें ब्रेक थ्रू क्रिएट कर लिया, और अपने पोटेंशियल को, अपने जीनियस को एक्सप्रेस करना सीख गया, और इसको करने लगा, then I'll make sure that every individual कैन डू। experiences this possibility, experiences this breakthrough, experiences this transformation and this transcend. हुँ, ये एक भीतर से ही आवाज उठी। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कोई सिखाया, गुरु गुरु ने ऐसे पढ़ाया, उस समय कोई गुरु भी नहीं था। ये भीतर का ही गुरु था। जैसे संत कबीर ने कहा है कि जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, मेरा तू जाग सके तो जाग। हुँ, तो शायद जो भीतर साईं छुपा हुआ था, हुँ, थोड़ा बहुत, उसने बोला, जाग जा जाग। और भाग गए। तो वहां से थोड़ी सी जागृति, राइट, रिसर्च चालू हुई, फिर डीप रिसर्च। वाह! तो पहले गया धर्मों में, क्योंकि हर धर्म प्रॉमिस कर रहा था हुँ, कि आप हमारे धर्म में आओगे क्योर कर दूँगा, प्योर कर तो आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन भी समृद्ध हो जाएगा, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत। मरने के बाद भी कहीं बहुत बढ़िया जगह पे, किसी स्वर्ग में या किसी हेवन में या किसी जन्नत में जगह मिलेगी। और हर कोई कह रहा था अगर इसको नहीं मानोगे तो फिर तो किसी नर्क में या किसी हेल में या किसी जहन्नुम में जगह मिलेगी। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, इतना क्लेम कर रहे हैं, और हर कोई उतने ही कॉन्फिडेंस से क्लेम कर रहा था, और हर धर्म वाला कह रहा था कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ, और मेरा जो भगवान है हमारे धर्म का, वही सर्वश्रेष्ठ, और बाकी सब झूठ। हुँ, तो जब मैं गया, मैंने ध्यान से देखा, पढ़ा, जाना, ग्रंथ पढ़े, और फिर ऑब्जर्वेशन करी हर धर्म के लोगों की। तो मैंने रियलाइज किया कि इस धर्म के आदमी को, जिसका, जो बोल रहा था कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ और मेरा पैगंबर सर्वश्रेष्ठ या मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ या मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ या मेरा पंथ सर्वश्रेष्ठ, उसको भी वही एंजाइटी है, वही पेन है, वही सॉरो है, वही सफरिंग है। उस धर्म वाले को भी सेम है, वही एग्नी है, वही ग्रीफ है, वही ट्रॉमा है। इस धर्म वाले को भी यही है, इस धर्म वाले को भी यही। बॉर्डर के उस साइड जब मनुष्य मरता है युद्ध करते हुए धर्म के नाम पे, तो उसके परिवार को भी वही ग्रीफ हो रहा है, वही मोर्निंग हो रही है जो बॉर्डर के इस साइड इस धर्म वाले को हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू सफरिंग अलग है और मुस्लिम एंजाइटी अलग है और ईसाई पैनिक अटैक अलग है हुँ, या हिंदू स्ट्रेस अलग है।
स्ट्रेस स्ट्रेस है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एंग्जाइटी एंग्जाइटी है, सौरो सौरो है, सफरिंग सफरिंग है। अच्छा, ये सब ह्यूमंस में कॉमन है और क्षमताएं भी कॉमन है, क्योंकि जो ग्रेट काम किए गए हैं इतिहास में, वो भी कहीं ना कहीं हर धर्म के लोगों ने किए हैं, बड़े बड़े काम। तो मुझे लगा कि ये क्या है। तो वहां पे मेरी क्वेश्चनिंग और बढ़ गई। क्वेश्चन बचपन से करता था, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलते थे। जैसे भारत में इतने सारे त्योहार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, और हमें हमारा ऐसा मानना है कि भाई हम जो परमात्मा से मांगेंगे, भगवान से मानेंगे मांगेंगे, या जो आइडल जिनमें हम बिलीव करते हैं वो हमें देंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं हम अपने कहीं ना कहीं अपने ग्रीड को या अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो करते हैं, अपने सर्वाइवल को बेहतर बनाने के लिए। और हम परमात्मा से क्या मांगते हैं जब त्योहार होता है? आप बताइए, जनरली क्या मांगते अपनी हैप्पीनेस मांगते हैं, अपने हैं? धन मांगते फैसिलिटीज मांगते हैं, हैं, धन भी धन मांगते हैं। मांगते हैं, पूजा करते हैं, बोलते हैं हमारी समस्या खत्म कर दो, हमें धन दे दो। हाँ, हाँ। हर दुकान में कहीं ना कहीं फोटो लगी होती है कि भाई प्रॉफिट बढ़ जाए। तो मैं 6-7 साल का था, तब से ही ये क्वेश्चन आते थे मेरे अंदर कि जब अगर ये सब सही है और इससे धन आ रहा है और हर मनुष्य, सबसे ज्यादा त्योहार इस देश में मनाया जाता है और यही मांग रहा है, तो फिर ये तो सबसे समृद्ध देश होना चाहिए। जापान क्यों है, अमेरिका क्यों है? वो तो नास्तिक लोग हैं, वो तो ये बात मानते ही नहीं है। इनफैक्ट जो नास्तिक थे, जिन्होंने ये सब नहीं माना, जिन्होंने बोला कि पता नहीं भाई हमें ये होगा नहीं होगा, हम बोल रहे थे कि भगवान गुस्साया हुआ है इसलिए पोलियो हो रहा है, या कर्म खराब है इसलिए पोलियो हो रहा है, या हैजा या टाइफाइड फैल रहा है क्योंकि आपके जो इष्ट देवता थे, आपके कुल देवता थे, वो गुस्साए हुए होंगे। एक नास्तिक वेस्टर्न कंट्री वाले ने बोला मुझे ये सब नहीं पता, तो उसने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसने माइक्रोस्कोप बनाया, उसने पाया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, और उसने उसका एंटीडोट निकाला, मेडिसिन बनाई, और अचानक से पोलियो खत्म हो गया। राइट। तो पोलियो खत्म हो गया, तो क्या लोगों के कर्मा इतने साल एक बार में सही हो गए इतने सारे लोग? तो ये प्रश्न हमेशा घूमते रहे। और अब जब मैंने ये सफरिंग ऑब्जर्व करी, हर धर्म में सेम है। और ये भी जाना, जब इतिहास पढ़ा कि इसी के नाम पे वॉर्स हुए हैं, क्रूसेड्स हुए हैं, तो मुझे लगा इसमें कुछ लॉजिक और साइंस तो लग नहीं रहा है। तो पता नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हैं, लेकिन मैं कमिटेड तो था। तो सारी चीजों में, क्योंकि जो कमिटेड होता है वो गहरा कूदता है, राइट। वो उसको जब तक मोती ना मिले या समुंदर के नीचे खजाना ना मिले, वो नहीं मानता। तो फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी पढ़नी चालू करी और न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी पढ़नी चालू की। तो ये दोनों कनेक्टेड थी, स्पिरिचुअलिटी और न्यूरो साइंस। तो स्पिरिचुअलिटी का प्रॉमिस ये था कि इफ यू गो थ्रू योगिक प्रोसेसेस, इफ यू गो थ्रू, जैसा मैंने बोला, अष्टांग योग होता है पतंजलि योग सूत्र में जो लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। अच्छा, जब मैंने ये सब पढ़ा, वेदांत जाने या वेद जाने या पतंजलि योग सूत्र जाने या शिव के 112 सूत्र जाने जो विज्ञान भैरव तंत्र में लिखे हुए हैं, उसका जिस फॉर्म में आज हम धर्म को मानते हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं था। आप रिचुअल्स की तरफ में बोल रहे हैं। रिचुअल्स, बिलीफ सिस्टम्स, जो डेली लाइफ में कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, जो जिस तरीके से इवन वर्शिप भी की जा रही है, जो गॉड के आइडियाज है, उससे कोई लेना देना ही नहीं था। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेसेस थे, ये ध्यान की प्रक्रियाएं थी, ये योग की सभ्यताएं थी, ये सिविलाइजेशन ही अलग थी। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही थी, यहाँ पे ज्योमेट्री की बात हो रही थी, यहाँ पे कॉस्मोलॉजी की बात हो रही थी, यहाँ बायोलॉजी की बात हो रही थी, यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही थी। जनरली हम धर्म को जानते हैं कि भाई ज्यादातर धार्मिक लोग बता रहे होते हैं कि धन खराब है, धनी लोग लालची होते हैं, कपटी होते हैं, धन की जो डिजायर है वो तुम्हें करप्ट करती है, अपनी इच्छाओं को ही त्याग दो। ये सब सुनते हैं हम। बिल्कुल। अब आप सोचो, ये फिलॉसफी जिस देश में आएगी, इच्छाओं को त्याग दो, तो कहाँ से साइंटिफिक ग्रोथ होगी? कहाँ से उस देश का बच्चा जिसको बचपन से बताया इच्छा त्याग दो, वो सोचेगा कि मैं मार्स को एक्सप्लोर करूं, या मैं मून को एक्सप्लोर करूं, या मैं सैटेलाइट बनाऊं, या मैं मेडिसिन बनाऊं, या मैं बायोटेक्नोलॉजी में ग्रोथ करूं? सोच के देखो, या मैं ये माइक बनाऊं, या मैं वो कैमरा बनाऊं। तो इच्छा ही नहीं रखनी है, ये सिंपल सा काम है ना। फिर मेरे में और जानवर में क्या अंतर है? इसलिए इतने सालों से इतनी सारी धर्म ग्रंथों, जो जो सो कॉल्ड रिलीजन है, वो कोई सोल्यूशन ही नहीं दे पाए ह्यूमन प्रॉब्लम्स का और ह्यूमन पॉसिबिलिटीज के एक्सप्लोरेशन। लेकिन जब एंशिएंट साइंस पढ़ी, उसमें ये सब लिखा हुआ था ऐसे। और फिर अच्छा, एक बड़ी अच्छी इस पे रिसर्च है। तो दुनिया के एक सबसे बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो ब्रेन पे रिसर्च करते हैं, उनका नाम है रिचर्ड डेविडसन, डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन। इनकी विस्कॉन्सिन मेडिसन में लेबोरेटरी है, यहाँ पे वो ब्रेन पे रिसर्च करते हैं लोगों की। तो वो रिसर्च क्या करते थे, दुखी लोगों के, डिप्रेस लोगों के ब्रेन पे, जो एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के थ्रू गुजरते हैं, देखने के लिए कि क्या प्रोसेस हो रहा है इनके दिमाग में, क्या ब्रेन वेव्स क्रिएट हो रही हैं, और इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो बढ़िया काम करते थे। तो इन्होंने दलाई लामा के बारे में पढ़ा,
इन्फ्लुएंस हुए, थोड़ा इंस्पायर हुए, इंडिया आए, दलाई लामा से मिले, तो अपने रिसर्चेस के बारे में बताया। तो दलाई लामा ने इनको बोला कि बढ़िया है, आप ये उनके ब्रेन्स पे रिसर्च कर रहे हो जो सॉरो या डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, आप उनके ब्रेन पे रिसर्च क्यों नहीं करते जो ब्लिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो इटर्नल हैप्पीनेस और जॉय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ लव और कंपैशन अपने भीतर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इट वाज अ revolutionary thought for the scientists also. So they flew monks from Tibet and Nepal to their laboratory. जो उनके योगी तपस्वी बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं वो वहां पे गए, उनके ब्रेन पे मशीन्स लगाई, जो एथलीट्स थे मेडिटेशन के, आप समझिए। तो ये पाया कि इनका ब्रेन एक वेव प्रोड्यूस करता है जिसको गामा वेव्स बोलते हैं। ओके। गामा वेव्स एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन में तब सिक्रीट होती है या प्रोड्यूस होती है जब वो बहुत हाई स्टेट्स ऑफ हैप्पीनेस या जॉय या सेक्सुअल ऑर्गेजम या इस तरीके के प्लेजर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हो। और एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में ये कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट तक रहती है, बट इन मॉन्क्स के ब्रेन में ये कंसिस्टेंट वेज में प्रोड्यूस हो रही थी। तो पहले जब ये हुई तो इनको लगा मशीन काम नहीं कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सुपर ह्यूमन है, ये तो गॉड है, या सुपर, या तो मशीन खराब है। कि ये परपेचुअल स्टेट ऑफ ब्लिस और एक्सटेसी में कैसे है, जिसको आदि शंकराचार्य ने बोला चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम। ये चिदानंद कैसे कैसे आ सकते हैं इसके अंदर? इटर्नल ब्लिस कैसे है? तो दोबारा से फिर किया, फिर वही चिदानंद, फिर वही इटर्नल ब्लिस। तो उनको रियलाइज, अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, कुछ पेन दिया उनको, जैसे थोड़ा फायर से स्किन को जलाया या थोड़ा सुई चुभोई, लेकिन फिर भी वो जो स्टेट है वो स्टेबल, वो नहीं चेंज हो रहा। वो नहीं चेंज हो रही। तो इसका कंक्लूजन ये निकला दैट इफ यू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, your brain reaches a state where regardless of outside situations you are in eternal bliss, and that can be achieved through continuous right disciplined practices, through right technology. अब यही हमारे वेदों में भी लिखा हुआ था, यही साइंस भी बैक कर रहा था, यही बुद्ध ने भी बोला था कि ध्यान करो, विपश्यना करो, यही पतंजलि ने बोला था, यही योग वशिष्ठ में लिखा था। अच्छा, ये हम जानते ही नहीं और धर्म के नाम पे अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, राइट? अब क्या हुआ, मेरा थोड़ा ट्रस्ट पड़ा कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो मुझे लगा ये लॉजिकल है, इसको सीख करता, क्योंकि अभी भी मैं बिलीव नहीं कर रहा हूं इस पे, ये किसी और का अनुभव है, अपना मेरा नहीं है अभी तक। मैं नहीं जानता वो क्या होता है इटर्नल ब्लिस। आपके भीतर जो इमोशंस है ना, भले वो स्ट्रेस, एंजाइटी, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो, या फिर हैप्पीनेस, लव, जॉय, कंपैशन, इंस्पिरेशन, प्रोडक्टिविटी, वांटिंग टू टेक एक्शन, दे आर लाइक मसल्स इन योर माइंड, एंड द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर दे बिकम। बट अगर हम अपने जीवन में देखें तो अनकॉन्शियसली फियर बचपन से डाला गया है, एग्जाम का फियर, दोस्तों का फियर, उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, उसके कम आएंगे, इधर बने हुए तो फियर के मसल्स तो स्ट्रांग है। वी हैव फियर बाइसेप्स, वी हैव बाइसेप्स ऑफ एंजाइटी। बट कितने लोग बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल ने दे टॉट अस हाउ टू डेवलप द बाइसेप्स ऑफ हैप्पीनेस, बाइसेप्स ऑफ ब्लिस, बाइसेप्स ऑफ लव एंड बट वो एक्सपीरियंस ही नहीं लोगों का, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं, तो एजुकेशन सिस्टम में वो प्रोसेसेस आए नहीं, हमें लगता है ही नहीं। बट मेरी रिसर्च ही जहां से चालू हुई वो थी कि क्या ये सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जवाब मिला हाँ करते हैं। क्या इसको मैं यूज करता हूं, तो मैंने फिर इसको इस्तेमाल करना चालू किया, नॉट बिकॉज ऑफ बिलीफ, मैंने इस पर कोई यकीन नहीं किया, एक्सपीरियंस किया। वैज्ञानिक की तरह कि करके देखता हूँ क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाता हूँ, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, मुझे नहीं पता, मिला के देखता हूँ कलर बदलता है क्या। तो मैं गया, मैं एक मोनेस्ट्री में रहा 3 साल तक। उस टाइम तक मेरे को स्टैमरिंग इश्यूज हो चुके थे, मेरे को साइकोलॉजिस्ट ने पीटीएसडी और एडीएचडी से डायग्नोस किया था, उसने बोला था गोलियां खाइए। मैंने कहा क्योंकि मुझे ये नॉलेज थी, मैंने कहा कि मैं गोलियां तो नहीं खाऊंगा, मेडिकेशन नहीं करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, 3 महीने मोनेस्ट्री में, आश्रम में रहा। 3 महीने के अंदर अंदर स्टैमरिंग खत्म हो गई, लोगों से डर खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस के साथ में फ्लुएंटली नेचुरली लोगों से कम्युनिकेट करने लगा। और जो अनुभव मैंने आपको बताया कि पास्ट का जो बैगेज है, जो 4 दिन में, तो मुझे टाइम लगा क्योंकि समझ गया, प्रोसेस। प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा था।
फिर ये रिफाइन करते हुए फिर ये प्रोसेसेस बनाए, ये रिट्रीट्स बनाए, डिवाइन डार्कनेस रिट्रीट बनाए, अनलीश द अल्टीमेट यू जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रिएट किया। फिर हमारे और भी एडवांस प्रोग्राम्स है जो हायर एक्सपीरियंसेस और हायर लेवल ऑफ सक्सेस के लिए अब ये क्रिएट। लेकिन उस टाइम पे my PTSD left me, my ADHD left me, my stammering issues left me, my low confidence left me, and my past left me never to come back again. And I personally was in that state of experiencing that oneness, experiencing that silence, that stillness, that nothingness, and I created my destiny from there. And when I came in the world, everything which I created in my mind, I started to really see the manifestation of that happening. And this is also one of the manifestations of that. वेरी गुड। And when I experienced this and this kind of massive miraculous transformation, लोग चमत्कार की बात करते थे, इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है राइट, सारी कि अब 24-24 घंटे बीत रहे हैं, महीने बीत जा रहे हैं, स्ट्रेस नहीं पता, एंग्जाइटी नहीं पता, ट्रॉमा के ग्लिम्सेस नहीं आ रहे, और बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही इफेक्टिवली जो मेरे अंदर टैलेंट छुपा हुआ था, जैसे पेंटिंग बनाने का, पोएट्री करने का, वो सारी चीजें भी मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा था। मेरी एक पोएट्री की किताब है विच इज कॉल्ड मलंग अ डांस ऑफ एक्सटेसी। मेरी पेंटिंग्स ने एग्जिबिट कर चुका हूँ कई सारी आर्ट गैलरीज में। तो जो अंदर क्षमताएं छुपी हुई थी वो निकल आई। एक्सप्रेस करनी चालू कर दी। एंड वो मिशन तो पहले से ही था कि अगर खुद अनुभव कर लिया तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद द ह्यूमैनिटी। सो आर्म्ड and emboldened by this experience of transformation, I started to create scientific, logical, step-by-step systems, processes, tools, retreats to make every individual experience this breakthrough, this transformation, and these transcendental and mystical experiences of life. वेरी गुड। बट जब बच्चा मोनेस्ट्री में हो और इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, ध्यान में हो, घर छोड़ रखो, तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं इससे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अपने पेरेंट्स को लेके? देखिए, शुरुआत में तो पेरेंट्स परेशान थे हाँ, क्योंकि बिल्कुल ही अननोन पाते हैं ना। मैं मतलब मैंने एक बुक पढ़ी थी। जब मैं एक एक और छोटा-सा एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने जब बुक में पढ़ा कि ध्यान की अवस्था क्या होती है, तो कुछ साल पहले मुझे थोड़ा-सा इसका ग्लिम्प्स मिला था। तो तब मैं नास्तिक ही था, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल क्वेश्चन करता था, व्हिच वाज़ गुड, दैट टूक मी टू दैट एक्सपीरियंस। तो श्री अरबिंदो का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। बहुत बड़े योगी थे। योगी थे, बिल्कुल। उनका ओरोविल पौंडीचेरी में आश्रम। आई नो। तो मैं कॉलेज में ही था, वही डरा हुआ बच्चा, दुनिया से हेट करने वाला, एंग्जायटी में रहने वाला, ट्रॉमा में रहने वाला, और साथ में नास्तिक। क्योंकि भाई गॉड तो मेरी मदद ही नहीं करता है ना, हाँ। तो मैं क्यों मानूँ? हाँ, ठीक है, और गुरुओं से मुझे बहुत नफ़रत थी, क्योंकि उनकी बातें बिल्कुल बेतुकी लगती थी। तो हमारे कॉलेज का प्लान बना, मतलब मेरे कुछ दोस्तों का, कि हम पौंडीचेरी जाते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था औरोबिंदो कौन है। तो चले गए पौंडीचेरी, घूमने गए, बच्चे घूमने जाते हैं। तो अचानक से प्लान में, आइटिनरी में था कि औरोबिंदो आश्रम भी जाना। तो बाहर गया तो मैंने देखा, अरे यार ये कहाँ आ गया? और मैं हमेशा से एथिस्टिक बातें करता था लॉजिक के साथ में, और मुझे आंसर मिलते नहीं थे, सच बता रहा हूँ। लोग दे नहीं पाते थे, या तो वो डर जाते थे या मेरे अंदर डर डालने की, जैसे विवेकानंद करते थे। हाँ, तो मेरे अंदर डर डालने की कोशिश करते थे। तो मैं उस डर से तो मैं कभी नहीं डरा, और उसी करेज ने मुझे हेल्प करा उसको अनुभव करने के लिए, जिसकी, जैसा आपने बोला, विवेकानंद बात कर रहे थे या रामकृष्ण बात कर रहे थे। क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस ना किए होते तो फिर तो शायद मैं भी उस सो कॉल्ड रिलीजन के ट्रैप में फंस जाता, लेकिन असली रिलीजियसनेस या रिलीजियोसिटी को नहीं जान पाता। मैं गॉड के बारे में बात करता, जो एक आइडिया है, लेकिन इनर गॉडलीनेस का एक ग्लिम्स भी नहीं जान पाता। अब पहुंच गए औरबिंदो के आश्रम के बाहर, वहां पे उनकी समाधि का स्थल था। वो सब फूल लेके जा रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, और मुझे पहले ही हिट। तो मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ कि यार ये सही है, आप लोगों को बेवकूफ बना के मर जाओ ढोंग करके, और आपके मरने के बाद भी पूजा हो। तो ये थॉट, और वो थोड़ा ऑफेंड हुए क्योंकि वो फिर मानते हो। मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने वहां जाने का प्लान बनाया। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, आज भी मैं बहुत ग्रेटिट्यूड रखता हूँ उसके लिए। मतलब वो पहला इंसान था, मैं एक्चुअली कैमरा पे बोलना चाहूंगा, उसका नाम है प्रतीक, प्रतीक स्पर्श समंत्रा। आज भी मैं ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस करता हूँ उसके लिए, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, डिस्पाइट वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू, और जितना भी मैं नेगेटिव था, टॉक्सिक था, उसने उस पर ना ध्यान देते हुए मेरी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया, मेरी आर्ट पे ध्यान दिया। लोगों के सामने पहली बार किसी इंसान ने मेरी तारीफ करी,
और उसकी वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन में या म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेके कॉलेज में बांसुरी बजाने लगा या पेंटिंग्स बनाने लगा या पोएट्री सुनाने लगा या स्टेज पे चला गया। ही वॉज द फर्स्ट मैन। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड रखता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं मेरा एक गुरु ही है। लॉयर है वो। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच अगर आप ये सुन रहे हो तो आई रियली हैव डीप ग्रेटिट्यूड फॉर यू प्रतीक। तो फिर हम यहाँ पे पहुंचे और मैंने वही अपना नेगेटिव थॉट मैंने बोला कि ये सही है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के मर जाओ और फिर फूल जिंदगी चढ़वाओ। पूजा होगी तुम्हारी, फूल भी चढ़ेंगे तुम्हारे मर। मैं वहाँ पे बैठ गया। सब बैठ रहे थे तो बैठ गया। अब इस टाइम तक मेरे दिमाग में केओस ही रहता, थॉट्स ही थॉट्स रहते थे। इसके बियॉन्ड पता ही नहीं होता है तो क्या बताओ। पहली बार सडनली मैंने एक्सपीरियंस किया, दिमाग में कोई थॉट ही नहीं है। जो मैंने बोला ऑडियो विजुअल दिमाग चल रहे बंद होते हैं, हो थॉट्स चल रहे, सारे अपने आप बंद हो गए। जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, शट डाउन कर दिया एक बार में। और एब्सोल्युटली स्टिल। अब मैं चाह के भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मतलब मेरा ब्रेन पे कुछ मास्टरी सी आ गई। एब्सोल्युटली स्टिल। और उस स्टिलनेस में ऐसा आनंद आया शरीर में, ऐसा कुछ हर बॉडी में बॉडी के एक एक अंग में फील होने लगा कि ये क्या जॉय है। मैंने उस टाइम पे किसी को एक्सप्रेस नहीं किया, चुपचाप बैठा, उसको एक्सपीरियंस किया। आंखों में से अपने आप आंसू आ रहे हैं। ये नास्तिक के साथ हो रहा है। मुझे लगा ये क्या हो रहा है। अब ये स्टेट मेरे साथ काफी देर तक रही और अचानक से मैंने पाया कि मैं बहुत ज्यादा फनी हो गया। मेरे अंदर जो आसपास जो दोस्त हैं उनके उनके प्रति थोड़ी घृणा भाव थी, थोड़ी जेलसी थी, थोड़ी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी, वो ड्रॉप हो गई। हमारी दोस्ती गहरी हो गई। तो ये तो चमत्कार हो गया। बट उतना सोचा नहीं। लेकिन जब अब होने लगे वो ध्यान के गहरे अनुभव, तब समझ में आया कि अरविंदो क्या कह रहे थे। तब समझ में आया रविंद्रनाथ क्या कह रहे हैं, उनकी कविताओं में, उनकी गीतांजलि में क्या लिखा हुआ है। और फिर as I said, I was guided by my gurus, I was guided by His Holiness the Dalai Lama to conduct these workshops, to take these technologies, to take these systems to people, and thousands of people are making use of it, transforming their lives, enjoying the benefits, sharing those benefits with their loved ones and with the humanity. अब सवाल रहा कि पेरेंट्स का, माता पिता का ये था कि आश्रम में रह रहा है, ध्यान कर रहा है। लेकिन लकीली उस टाइम तक थोड़ा बहुत, क्योंकि क्लैरिटी तो आ गई थी, राइट विजन बन गया। राइट। तो एक बात मैं सबसे हर यूथ से कहना चाहूंगा जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं ना हम पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन हमारे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। देखो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पैशन के अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। अनफॉर्चुनेटली उनके ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग है ना सक्सेस की, वो है नौकरी, वो है डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। उनके दिमाग में है ही नहीं म्यूजिशियन, उनके दिमाग में है ही नहीं आर्टिस्ट, उनके दिमाग में है ही नहीं पेंटर, उनके दिमाग में है ही नहीं पोएट। और हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये भी बिलीव बैठा दिया गया है कि अगर पेंटर बनोगे, पोएट बनोगे, आर्टिस्ट बनोगे या स्पिरिचुअल सीकर बनोगे तो धन नहीं रहेगा, समृद्धि नहीं रहेगी, विच इज फॉल्स। इफ यू आर रियली गुड, इफ यू डेवलप योर कॉम्पिटेंस, इफ यू डेवलप योर केपेबिलिटीज, इफ यू डेवलप योर क्लैरिटी in that field, you will have a lot of prosperity, more than the regular typical jobs. And today the world, you can see that in the people around you, in the world around you. तो मेरे साथ अच्छी ये चीज हुई कि क्योंकि मेरे पास अपने विजन की क्लैरिटी थी, इसीलिए जो बोलते हैं मुझे पैशन फॉलो करना है, मैं चाहता हूं कि आप रिसर्च करो जिसमें जो आप बनना चाहते हो, जो आप क्रिएट करना चाहते हो, उसमें क्लैरिटी लाओ, उसमें कॉम्पिटेंस डेवलप करो। और उस क्लैरिटी और उस कॉम्पिटेंस के साथ में जब आप कम्युनिकेट करोगे ना, तो उसमें वो कन्विक्शन आएगा कि आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे कि ये कर लेगा। मैंने अपने पेरेंट्स को अपना विजन बोर्ड दिखा दिया। मैंने कहा 5 साल में ना मैं ये पाथ फॉलो करूंगा। फर्स्ट विल बी हीलिंग माई ट्रॉमा, सेकेंड विल बी मास्टरिंग माई बॉडी, माई माइंड, माई इमोशन, माई एनर्जीज, माई कॉन्शियसनेस, एंड देन क्रिएटिंग माई डेस्टिनी एंड मास्टरिंग इट। तो मैंने एक पूरा पिक्चर दिखाया। मैंने कहा, मैंने उनको बोला, मैंने अपने एक रोल मॉडल का फोटो दिखाया जो टेक टॉक्स दे रहे थे। पूरा टेक टॉक सुना है। मैंने बोला ये 2014 की बात है। मैंने बोला 5 साल के अंदर मैं भी ऐसे ही टेड टॉक दे रहा हूँ, ऐसे ही लोग सुन रहे होंगे, ऐसे ही लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके उन्हें इंस्पायर कर रहा हूँ। 2014, exactly in the year 2019, I was giving my first TED talk. So this is how manifestation happens. And my parents got convinced because I was convinced. So first you have to convince yourself. राइट। अगेन। So they were very happy with this spiritual journey because they were seeing the transformations in me. And then they started to see the success coming also. राइट। फादर्स को लेके आप कुछ बोलने वाले थे। हाँ, वो उनके मतलब उनको तो बेसिकली ये आप पूछ सकते हैं कि अभी जैसे मैं ये पॉडकास्ट पहली बार कर रहा हूँ, ये सब बहुत मैसिवली ये उसी की वजह से कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ
which accelerated the journey of Okay. your mission, which accelerated your mission ओके, डन। and Done. created this divine awakening. Done. तो अभी ये पूरी जो जर्नी आपने सुनाई है एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि जब भी किसी अ, बड़े लोग अपनी चेतना की खोज में निकलते हैं या फिर कॉन्शियस माइंड के, तो ये कहानियाँ, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। नो डाउट उनकी फैमिली का सपोर्ट होता है, किसी की फैमिली का सपोर्ट नहीं भी होता है। लेकिन जब आपने फर्स्ट स्टेप, जो आपने बोला कि जो आपका टारगेट था 2019 में, भाई मैं टेड टॉक में आओ, बात होगी। वहाँ से ये कहानी कहाँ से शुरू हो गई कि अब मैं ये लोगों को बताऊँगा, सुनाऊँगा, समझाऊँगा, उनके पेन, उनके और उनके ब्लॉकेज को खत्म करूँगा? ये तो शुरू से चल रही थी, जी। बट ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई। हुँ। असल में हुआ ये कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ है कौन से साल की बात है? 2 साल पहले। ओके। सो इट वाज़ वेरी ट्रॉमाटाइज़िंग बिकॉज़ मैं भी यंग हूँ, मतलब आई एम 32 और सुबह-सुबह मैं जिम से आ रहा था एंड दैट टाइम आई वाज़ इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माय लाइफ, मतलब इन एवरी पॉसिबल वे। ऐसा लग रहा था कि सब हासिल कर लिए। मेरे पिताजी कितने खुश होंगे। इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और वापस जब घर गया, तो दरवाज़ा बंद था। जनरली क्या होता है, दरवाज़ा बंद नहीं होता था क्योंकि मम्मी शेक बना रही होती थी, ब्रेकफ़ास्ट बना रही होती थी, पापा बैठे हुए थे, पापा रिटायर्ड थे। ही वाज़ जस्ट 69। मुंबई की बात है ये? ये बैंगलोर की बात है। बैंगलोर। हाँ जी। उस टाइम पे हम बैंगलोर में थे कुछ हुँ। टाइम के लिए। तो मतलब सेमिनार्स के लिए और प्रोग्राम्स के लिए। तो मेरे को लगा कि दरवाज़ा अचानक से क्यों बंद है? और फ़ोन मैं लेके नहीं जाता था, फ़ोन अंदर रखा हुआ था। तो मैंने नेबर से बोला कि क्या हुआ? दरवाज़ा क्यों बंद है? तो नेबर ने बोला कि मम्मी कह रही थी पापा को कुछ कँपकँपी हो रही है, तो हॉस्पिटल लेके गई है। तो मेरे को थोड़ा डर लगे। घबराहट सी हुई कि क्या हुआ? तो मैंने उन्हीं के फ़ोन से मम्मी को फ़ोन लगाया, तो मम्मी फ़ोन पे रो रही थी। फिर रियलाइज़ हुआ कि मम्मी नीचे से रो रही है, हम 3rd फ्लोर पे रहते थे। मैं सीढ़ी से भागा-भागा गया, तो माय डैड वाज़ देयर लाइंग डाउन एंड ही वाज़ नो मोर। द क्रेज़ी थिंग अबाउट दिस इज़ 2 दिन पहले मुझे एग्ज़ैक्ट सेम थिंग सपने में आई थी। मैंने मम्मी को बताई, मैंने अपने फ्रेंड को बताई। मम्मी ने बोला सपना है, फ्रेंड ने बोला सपना है। एंड आफ्टर 2 डेज़ एग्ज़ैक्टली आई एम पुशिंग हिज़ चेस्ट एंड ही इज़ नॉट गेटिंग अप बिकॉज़ पीपल आर टेलिंग इनको हार्ट अटैक से। वॉक करते-करते यहीं पे इनकी डेथ हो गई। आई वाज़ इन कंप्लीट केओस, मतलब मैं वहीं पे गिर गया। आई स्टार्टेड टू क्राई। आई थॉट ही विल वेक अप, ही विल गेट अप, बट दैट्स नॉट हाउ नेचर वर्क्स। फिर मैं सोचने लगा मैं इनको वापस मैनिफेस्ट कर दूँगा, यू नो वापस ज़िंदा कर दूँगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड व्हेन आई वाज़ बर्निंग हिम, अचानक से मुझे ऐसा याद आया कि मेरे पापा सबसे ज़्यादा खुश कब होते थे? सबसे ज़्यादा मैंने उनके चेहरे पे मेरी वज़ह से आनंद कब देखा था? जब वो मेरे वीडियोज़ देखते थे, जब वो टेड टॉक्स दूसरों को शेयर करते थे। ऐसा लगता था ये आदमी ही बदल गया। और उससे ज़्यादा वो तब खुश होते थे जब मेरे पार्टिसिपेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते थे। जब वो लड़की बोलती थी कि मैं 5 साल से एंग्ज़ायटी की पिल ले रही थी और आज मैं कुछ नहीं ले रही हूँ एंड आई हैव बिकम द वुमन ऑफ माय ड्रीम्स। जब वो लड़का बोलता था कि इतने सालों से मैं डेट में था एंड टुडे I have overcame all those challenges and I'm living a prosperous life. He used to have tears in his eyes. So while burning, I thought ki what will make him happy? Me being sad or me creating not those two but those 200, 2000, 2 million stories of success, healing, transformations and breakthroughs. And that time with that fire, I started to visualize that kind of a life for myself. That now I might have helped few thousand people, but for my father, one big reason. In front of this fire, I commit that I'm going to take it to millions of people. And that was not just the fire of the outside, but something started to get ignited within me like never before. And since then, I decided that I'm going to take it full on with no barriers, no obstacles, no doubts. I'm going to just make it happen. Everything which I promised to him about how I'm going to bring the transformation in humanity, I'm going to make it happen. And one big reason for that is my father. So, वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, हिस्ट्री में आपकी चेतना की जर्नी
कहीं न कहीं लिखी जाएगी और उनकी क्रेडिट कहीं न कहीं आपके पिताजी को जाती है। अभी जी, मैं मतलब एक अलग ही दुनिया में चला गया आपकी कहानी और पूरी स्टोरी को सुनने के बाद और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये इंस्पायर करेगी आपकी ये कहानी। एक अंतिम सवाल लास्ट करेंगे और उसके बाद क्लोज़ करते हैं। आपने पिताजी की इच्छा से ये काम तो शुरू किया या एक्सेलेरेट कर दिया इस काम को, काम तो आप कर ही रहे थे। आपको क्या लगता है दुनिया आपको किस रूप में जाने? So, if at all, if people remember me after my death, I want to be known and remembered as a man who has contributed the most to raising human consciousness in the most scientific, in the most logical, in the most prosperous, in the most artistic, in the most aesthetic, and in the most luxurious way any man ever has. So that is my ultimate vision. I want to create that. But whether you remember me or not, that's your choice. मुझे लगता है दुनिया इसी रूप में आपको जानेगी। थैंक यू सो मच आपने इतना वक़्त दिया और इतनी सारी जानकारी दी और काफ़ी दिनों से मेरी भी वो अंदर वो बोलते हैं ना वो खालीपन था इन सब चीज़ों को सुनने की और शायद कहीं न कहीं मैंने वो मैनिफेस्ट ज़रूर किया था कि कोई एक ऐसे गेस्ट आएँ और जो मेरी इस खुराक को इस फुलफ़िल करे हाँ, और मैं बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि हम लोग कभी न कभी एक बार फिर से बैठेंगे बिल्कुल फिर और मिलते रहें कि ये अपनी चर्चा मुझे भी बहुत आनंद है। मैंने बोला ही कि हमारी चर्चा एक ऐसी चर्चा है कि जिसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, हाँ, ये एक ऐसी चर्चा जो निरंतर प्रवाह होती है। सही में। हिमालय से निकलेगी गंगा और निरंतर प्रवाह होती है बंगाल की खाड़ी तक जाएगी। तो इसका कोई अंत नहीं है क्या बात है! और काफ़ी काफ़ी ऊर्जावान व्यक्तित्व है आपका धन्यवाद। और मुझे लगता है जिन ट्रॉमा से आप गुज़रे हैं, जिनसे आप निकल के यहाँ तक आए हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग है। ये स्टोरी लोग सुनेंगे जब उन्हें तो काफ़ी इंस्पायर्ड लोग होंगे, मोटिवेट होंगे और आपसे जुड़ के नो डाउट अगर उनके अंदर कोई ट्रॉमा हो, तो उसको ज़रूर उससे ओवरकम करेंगे और या निकलेंगे। और मैं ऐसा करता तो नहीं हूँ लेकिन इस बार आपका नंबर भी शेयर करूँगा लोगों को कि भाई अगर आपके अंदर सच में अगर कोई दिक्कत हो, ब्लॉकेज हो, तो आपसे ज़रूर जुड़ें और अपने ब्लॉकेज को हटाएँ। क्योंकि एक छोटा-सा ब्लॉकेज आपके पता नहीं किस चीज़ को कि कौन-सी बड़ी मंजिल को रोक के रखा हुआ है। आप नहीं जानते कि आप क्या करने वाले, तो एक छोटी-सी चीज़ के कारण आप नहीं कर पा रहे। सही में। और उसमें आपके जैसे गुरु उनको साथ मिले, गुरु का साथ मिले और आप उनको मोटिवेट करें हाँ, उनको उस अंधेरे से निकालें, एक नई रोशनी दें, तो बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा क्योंकि आपने गुरु बोला सर, जी, तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, पहली बात। शायद मैं उतना विद्वान भी नहीं हूँ। गुरु बहुत गाइड बड़ी बात होती है। जी, मित्र हूँ, मेरा ऐसा मानना है। बुद्ध ने कहा था कि तो गुरु आप देखिए आजकल जो चल रहा है गुरु, तो आप गुरु हो, आपने एक प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, कुछ माला डाली है, कुछ रंग लगाए। मैं आता हूँ, मैं अपना गुड साइड लेके आता हूँ। आप भी अपना एक गुड साइड लेके बैठे। मैं वल्नरेबल हो ही नहीं पाता। मेरे अंदर जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, मुझे पता है या तो आप मेरे को कंडेम कर दोगे या डर आ जाएगा मेरे अंदर। अब देखो, मित्र के साथ आप अपना दर्द भी शेयर कर पाते हो और आप आनंदित भी हो जाते हो। गुरु के साथ एक गैप बना रहे क्योंकि वो इतना हायर है, मैं तो छोटा आदमी, मूर्ख आदमी, आप तो अवतारी पुरुष। तो यहाँ कोई अवतारी पुरुष नहीं, ठीक है? आपके गाइड हो। तो इसीलिए बुद्ध ने शायद कहा था, उन्होंने शायद आने वाली चेतना को देख लिया था। उन्होंने कहा था मैं दोबारा आऊँगा मैत्रेय के रूप में। अब ऐसा नहीं वो शरीर में आएँगे, बट जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो तब राइज़ होगी जब मैत्री हो, ना कि हायर और लोअर हो। जब 2 मित्र साथ में बैठ के अपने दुःख दर्द को ट्रांसेंड कर जाए और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को साथ में एक्सप्लोर कर ले, डिस्कवर कर ले। वेरी गुड। तो मेरा जो गोल है वो ये है कि इस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना। आज हम हैं, आप हो, ये लोग हैं, ये मित्र हो गए, ये एक चेतना बन गई इस कमरे में। इसमें शायद कुछ ब्रेक थ्रूज़ किसी को मिल रहे, कुछ मोती मिल रहे, कुछ फूल मिल रहे, कुछ फ्रेग्रेंस आ गई, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब ये 2 से 2 लाख बन जाए, 2 करोड़ बन जाए, तो ये एक मैत्रेय कॉन्शियसनेस है, राइट? तो इसीलिए जो हमारा डिवाइन अवेकनिंग कम्यून है, उसका पर्पज़ ही यही है कि इसको बढ़ाते रहना है। इस संगठन को या इस मैत्री को, इस डिवाइन अवेकनिंग कम्यून को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो एक चीज़ सबसे पहली होगी, लोनलीनेस खत्म होगी। क्योंकि जो लोनलीनेस है आज के ज़माने में, आदमी सुबह तो उठता है, ऑफ़िस जाता है, वापस आता है, स्क्रॉल करता है, सो जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर लोनलीनेस खा रही होती है, बैरियर जो हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप में, तो मीनिंगफुल लविंग, कंपैशनेट हुँ, रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते, कम्युनियन नहीं एक्सप्रेस हो पाता, एक्सपीरियंस हो पाता। उसकी वजह से आदमी डिप्लीट होता जाता है और साइंस कहता है कि लोनलीनेस कॉजेज़ मोर हेल्थ इश्यूज देन स्मोकिंग। हुँ। So if you can take people from that loneliness into this Maitreya consciousness, this friendship, then bigger transformations can happen. इसलिए बुद्ध ने
बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, लेकिन एंड में बोला संघम शरणम गच्छामि, कि एक कम्यून बने जहाँ पे हर कोई सेम गोल की तरफ अग्रसर है, सेम गोल की तरफ, सेम पोटेंशियल या सेम पॉसिबिलिटी को खोज रहा है, इस संसार में भी और भीतर के जगत में। तो अगर हम वो क्रिएट कर पाए, तो जो मेरे लाइफ का गोल है, टू एक्सपैंड दिस मैत्रे दैट नो वन इज लोनली, to expand this consciousness, this commune, that everyone experiences again their true genius, their potential, and their ultimate spiritual consciousness. Thanks so much. So thank you, Elders.